तैमूर, आप कोशिश करें बाकियों को बुला लें ताकि हम जल्द से जल्द स्पेस स्टार्ट कर सकें। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? अगर मैं सबको ऑडिबल हूँ तो प्लीज़ अपना जो 100% वाला मार्क है वो ज़रा ले आए सामने। कॉपी। वजी, आई एम ऑडिबल। ओके, थैंक यू नुमान भाई, आपका बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। थैंक यू। यस एंटायर, यू आर ऑडिबल। Copy command. Let's wait for Heather and if possible, invite Darya. Though I think so he's busy, but let's invite him. I have asked him and he's saying I'll be there, so I'll text him to join us. Copy command. Pakistan Strategic Forum, can you confirm from Heather bhai how long it's going to take? We also have Darya bhai on board as well. I think so. I think यार जब मैं बोल रहा हूँ ना तो बीच में स्पीकर ना कोई ऑन किया करे। अ, हमें जो है वो ज्वाइन करते हैं ऑलमोस्ट 5-6 मिनट में हैदर भाई भी, कोई मसला नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ कि हम स्पेस स्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास दरिया भी आ गए हैं, ठीक है। तो हैदर भी आ जाएंगे। तो मीनवाइल अगर डीसीएस वगैरह भी ज्वाइन करते हैं तो उनको भी माइक दे दीजिएगा। जो जो भी हमारे सीनियर स्पीकर हैं जो जो ज्वाइन करते हैं उनको माइक दे दीजिएगा। हैदर आ गए हमारे साथ। मैं ज़रा पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये जो देखें आज का टॉपिक है बड़ा शॉर्ट सा है, ठीक है। मतलब जो रिसेंट पिक्चर आई है उसके ऊपर हमने एनालिसिस देना है। हमने कुछ चीज़ें पोस्ट भी कर दी थी ट्विटर के ट्वीट के अंदर, बट हमने कहा चलो एक स्पेस सेशन भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जनरल पब्लिक तक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चीज़ डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सिर्फ 5 लेंगे आज, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि शॉर्ट है, सिर्फ 30-40 मिनट्स का हमने करना है। वी हैव द ऑनर कि हमें दरिया ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है और हैदर ने भी ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा हमारे साथ तैमूर भी हैं और पेंदर जैगर भी हैं। तैमूर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के लैंड बोर्ड के हेड हैं और सीनियर मेंबर हैं और सी बोर्ड को भी हेड करते हैं। पेंदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो Just a minute, PSF.
We have Loon Fire here. He's from China. ओके ओके, कोई इशू नहीं है, उनको भी अगर वो आना चाहेंगे तो हम ले लेंगे उनको भी। आ, उनको बेशक अगर वो ब्लैकबर्ड अगर वो स्पीकर मांगते हैं तो आप उनको दे दें बेशक, ठीक है। Sure. Well, he is already here. ओके, टॉपिक हमने डिस्कस करना है ब्लॉक 3 के फीचर्स, जो कि खास तौर पे जो रीसेंट पिक्चर्स से हमें नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी, वैसे भी हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किए हैं फीचर्स। क्वेश्चन हम सिर्फ 5 ही लेंगे, हमारे जितने एनालिस्ट हैं वो सिर्फ तजिया देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम 5 ही लेंगे क्योंकि हमने इसको शॉर्ट रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए उसके लिए बताना चलूँ कि ये स्पेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सभी स्पेस रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आजकल, और सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी जिसका नाम है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। इसके अलावा आपको किसी भी तरह की लैंड वॉरफेयर के हिसाब से, एयर के हिसाब से, सी के हिसाब से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ pakstrategic.com। हमारी प्रोफाइल के अंदर उसका लिंक भी दिया हुआ है हमने अपनी वेबसाइट का। इट हैज़ मोर देन 800 प्लस आर्टिकल, सो यू कैन कंसल्ट योर क्यूरीज फ्रॉम दैट वेबसाइट एज वेल। एंड और यू कैन ऑल्सो गो टू आवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे भी हमने बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं कि हम हैदर से स्टार्ट करते हैं। हैदर कुछ एनालिसिस देंगे, फिर हम दरिया से एनालिसिस देंगे, और फिर जो है हम जो है उसको एक सम अप करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो ओवर टू हैदर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल? Yes, loud and यस। clear. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो आज की पिक्चर आई है टॉपिक के लिहाज से, मतलब जो टॉपिक है हमारा, उसमें आप लोग सब जो देखते हैं ना, मैं डिज़ाइन पे बात करूंगा और जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उन पे बात करूंगा। तो उसमें सबसे पहले जो विजिबल हमें डिफरेंस नज़र आता है वो टेल के ऊपर नज़र आता है। टेल इज कैरिंग ईडब्ल्यू सूट, दैट इज ईडब्ल्यू सूट का पार्ट होता है मुआज, ठीक है। मिसाइल अर्ली वार्निंग जो अप्रोच सिस्टम होता है वो होता है। उसके बाद टेल फ्यूल भी कैरी कर रही है, इफ़ यू नो दैट। फिर जब आप देखते हैं कि आपको लग रहा है कि जो है उसके विंग्स हैं थोड़े से एनलार्ज्ड हैं, तो आई थिंक सो जब ये क्लियर पिक्चर्स आएंगी इसकी, जब ये आर्म्ड होगा तभी उस पे कोई एनालिसिस दिया जा सकेगा। बिकॉज मैं इस चीज़ को अभी बाय नहीं कर रहा हूँ कि विंग्स थोड़े से बड़े हैं या नहीं है, होने चाहिए थे खैर। फिर ग्राउंड क्लियरेंस की बात आ रही है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी तभी जब जो है सही मेजर हो सकेगी जब ये फुली आर्म्ड होगा। बिकॉज लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस आर देयर कि इस पे जो है रात ये उठा सकेगा या नहीं उठा सकेगा। और ये भी जो है रूमर्स आते रहे हैं कि जो है मिनिएचर जो वर्जन है रात मिजल का, वो उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। फिर अब जब इसके लिरिक्स पे आते हैं ना, जो लॉन्ग रूट एक्सटेंशन है इसकी, जो फ्यूजलाज के बिल्कुल साथ कॉकपिट के नीचे से आता है, उसमें भी ये फ्यूल कैरी कर रहा है। फिर उसमें अब देखेंगे ग्रे पार्ट देखते हैं, तो उसमें जो कुछ सेंसर्स कैरी करता है उसमें भी फ्यूल कैरी करता है। ऑल इन ऑल जो एक बड़ा कॉम्पैक्ट बर्ड है, थोड़ी सी मतलब कि 8 हार्ड पॉइंट्स जो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 थे उनमें 7 हार्ड पॉइंट्स है, इनमें जो है इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। थोड़ी सी मतलब के जो है, मतलब कि आपको विजिबल डिफरेंस इतना नजर नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो अपग्रेड आया ना, वो मैं बताता हूँ कि वो है इसके रडार में। बिकॉज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक जो है स्कैनर रडार है, दैट इज कैरिंग 100 टीआरएम ट्रैक एंड रिसर्च मॉड्यूल्स। फिर इसका जो है आपने इसका हड देखा है, हेड्स अप डिस्प्ले, वो भी बिल्कुल वही है जो J-20 यूज कर रहा है। एंड रिमेंबर दैट J-20 इज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ चाइना। फिर उसके बाद जब एक एडिशन है वो है HMD, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये जो हाई टॉप बोरसाइड मिसाइल जो है ना वो यूज कर सकता है। तो ये चेंजेस जो हैं ये विजिबल नहीं है अभी। मतलब कि एवियोनिक्स रडार वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, या इसमें सिर्फ आपको हट दिख सकता है, रडार, HMD, और जो इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, वो चीज़ें विजिबल नहीं होती। लेकिन दीज आर दी चेंजेस जो इसको पुट करती है उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और जो है ग्रिपन को पुट करते हो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ होने वाला है। और पाकिस्तान की तारीख का जो है फिलहाल तो जो है ये सबसे बेटर जहाज होगा। लेट्स सी J-10C कब आता है और कब इसको जो है वो ओवरटेक करता है। थैंक यू हैदर, आपका एक अच्छा एनालिसिस था। अब मैं दरिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि दरिया अपना एनालिसिस दें, जो पिक्चर्स रिसेंटली आई हैं उनके हवाले से, और जो स्पीकर बोल नहीं रहा वो म्यूट कर दे, ठीक है, ताकि डिस्टॉर्शन कम से कम हो। थैंक यू। थैंक यू PSF। सो आज जो कि JF-17 ब्लॉक 3 की एक पिक्चर सामने आई है पब्लिक डोमेन के अंदर, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें विजिबली देखी हैं। जैसे कि हम लोग ही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद इसका विंग स्पैन जो है वो शायद एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी गई है। बट एज हैदर भाई मेंशन के until ये चीज़ हमारे सामने नहीं आ जाती, इट वुड बी वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन दैट
कि क्या ये चीज़ें वाकई इसके अंदर चेंज हो रही हैं। जो विजिबल चेंजेस हमें इसके अंदर नज़र आए वो टेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के कुछ पार्ट्स जो हमें टेल के ऊपर विजिबली नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग के जो सेंसर्स हैं वो आपको इसकी बॉडी पे क्लियरली नज़र आ जाएंगे। हेड्स अप डिस्प्ले जो इसके अंदर ब्लॉक 3 के अंदर स्पेशली नया लगाया जा रहा है वो इस पिक्चर के अंदर क्लियरली विजिबल है। और जहाँ तक इसके एक्चुअल एवियोनिक्स और बाकी अंदर के सूट्स और पैकेजेस की बात है वो वंस द बर्ड इज़ इन सर्विस उसके बाद ये चीज़ें रिवील होंगी। एंड आई थिंक वी शुड वेट टिल देन। और बाकी जितने भी हम जो चीज़ें ऑन पेपर या जो भी चीज़ें इन डिस्कशन इन नेगोशिएशंस होती हैं जो कि हम पॉसिबल वेपन्स JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर लेके आने वाले हैं लाइक PL-15 और ये PL-10 इस तरह के जितने भी हैं, तो ये सारी चीज़ें तो भी ऑन डिस्कशन ही है क्योंकि इन चीज़ों को इन वेपन्स को एक्चुअली अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट करना एक काफ़ी लेंदी और एक काफ़ी मुश्किल किस्म का प्रोसेस होता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जिस तेज़ी के साथ ये JF-17 का ब्लॉक 3 का प्रोजेक्ट ओवरऑल चल रहा है इट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग। और इंशाल्लाह इट वुड मीट द टाइमलाइन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह। और JF-17 ब्लॉक 3 के आने के साथ हमारी एक डॉक्ट्रिन्स के अंदर PAF की एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। यस, हमारे जो प्रीवियसली जो हमारे जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर के एईसा रडार लगा हो। हमारे कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर एईसा रडार मौजूद है बट वो आपके फाइटर के ऊपर जब एईसा रडार होता है तब उसकी सर्च एंड ट्रैक जो है वो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट खुद कर सकता है। उससे फिर आपके मिसाइल की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और एक ओवरऑल बैटल स्पेस के अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी मिल जाता है वंस योर फाइटर्स हैव द एईसा रडार ऑन बोर्ड। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट क्योंकि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का कोई ग्लोरीफाइड पास्ट नहीं है। अगर आप ग्रिपन की बात करते हैं तो सैब के पास कितना सारा एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 50s। इन्होंने कितने एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस करवाए, इनको एक्सपोर्ट का भी एक्सपीरियंस है। और ग्रिपन एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनकर ओपन मार्केट के अंदर क्यों नहीं आ सका, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें से एक वजह ये भी है कि ग्रिपन इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिजिनस लाइक द LCA तेजस। ग्रिपन के इंजन्स अमेरिका से आते हैं, उसके बहुत सारे वेपन्स अमेरिका से आते हैं, लॉट ऑफ कंपोनेंट्स आर इम्पोर्टेड। वेयर इन केस ऑफ JF-17 हमें एटलीस्ट इस बात की एक श्योरिटी है कि वी वुड नॉट रन आउट ऑफ पार्ट्स क्योंकि हमारे जितने भी वेंडर से हमने चीज़ें प्रोक्योर की हैं फॉर इंस्टॉलिंग इन द JF-17 दे आर ऑल ट्रस्टेड टाइम टेस्टेड वेंडर्स। तो इंशाल्लाह आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक फॉर दिस JF-17 ब्लॉक 3 and inshallah also for the project Azam and the UAVs जिनके अभी इस वक्त that are under dialogue. So that's it from my side. Let's go ahead. थैंक यू दरिया, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया। थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं। देखें, अगर हम पिक्चर पे जाते हैं, बिल्कुल दरिया ने भी ठीक कहा, हैदर ने भी ठीक कहा कि विंग स्पैन या एयर फ्रेम की जो अगर हम कहते हैं कि बड़ा एयर फ्रेम है या विंग स्पैन ज़्यादा है तो एक पिक्चर दो पिक्चर से देख के हम एज एनालिस्ट थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहीं पे कहते भी, हमें ट्वीट में लिखा है कि स्लाइटली बिगर विंग स्पैन, तो वो ऑन दी बेस ऑफ इस पिक्चर लिखा है। ठीक है, हो सकता है कि इसका ना हो लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुए हैं जो कि अपग्रेड्स में डाली गई हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक के JF-17 के जो फीचर्स हैं पिछले JF-17 ब्लॉक 2 से क्या फ़र्क है, ब्रावो से क्या फ़र्क है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसमें ऐसा रडार है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली एज पर रिपोर्टेड इन द मीडिया वो KLJ-7A होगा जो कि एक चाइनीज़ रडार है। ठीक है, इसके अलावा न्यू हड है, हड तो हमें बहुत विजिबल नज़र आ रही है और आई थिंक सो साफ हर बंदा देख सकता है कि एक नई हड है। और एज पर सोर्सेज एंड थिंग्स रिपोर्टेड इन सोशल मीडिया it says that its HUD is derived from J-20, ठीक है, which is the 5th generation aircraft of the Chinese Air Force or as we call it PLAF। इसके बाद इसके अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर है वो उसके एयर टू एयर विद इन विजुअल रेंज मिसाइल जो PL-10E है जो कि हॉब्स मिसाइल है, और BBR मिसाइल भी इसका चेंज होगा जो कि PL-15 है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक मतलब आप कह सकते हैं अपग्रेड्स हैं।
एक चीज मैं आखिर में थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बहुत से लोग हमें इनबॉक्स भी कर रहे होते हैं, कमेंट में पूछ रहे होते हैं जी कि अभी तक आया क्यों नहीं है। देखें, जहाज को बनाना फिर उसको इंटीग्रेट करना, ये लेंथी प्रोसीजर होता है, ठीक है। जहाज से बनाना नहीं है, उसको उड़ाना भी है, ठीक है। तस्वीरें खींचने के लिए रनवे पे नहीं खड़ा करना, उसको उड़ाना भी है। उसको उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी चाहिए होता है किसी भी एयरफोर्स में इंडक्ट होने के लिए, सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए। और वेपन इंटीग्रेशन, हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, you're audible. But there is a lot of distortion in your voice यार. अभी सही है? Yes, ये better much now. better. ओके ओके, वो एक्चुअली यार वो बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी। अच्छा, अब इसमें है ऐसा कि जो बेसिकली किसी भी जहाज के अंदर जिस वक्त आप नया ब्लॉक लेके आते हैं या नया उसको एयर फ्रेम थोड़ा सा उसका चेंज करते हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड करते हैं, क्योंकि ब्लॉक 3 इज कम्प्लीटली डिफरेंट मशीन देन ब्लॉक 2, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल वैसा नहीं है, शक्ल इसकी वैसी हो सकती है लेकिन इसमें बहुत से मैसिव अपग्रेड्स किए गए हैं, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि देखें हमने एक अनटेस्टेड मशीन को तो नहीं ऐड कर सकते, तो टेस्ट करने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम जो पिक्चर से देख रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी और इसकी जो मतलब लाइक इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं प्रीवियस ब्लॉक्स ऑफ JF-17 थंडर से। एक मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूं, मुझे अभी इनबॉक्स में मिला था कि जी कुछ इंडियन यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि तेजस को थंडर से कंपेयर करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी जो थंडर का इंजन है या थंडर का जो एयर फ्रेम है उसकी लाइफ बहुत कम है। देखिए, मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बता दूं कि एक जहाज जो पेपर के ऊपर है और एक जहाज जो एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया में, ठीक है, हॉट सेलिंग केक बना हुआ है, बहुत सी कंट्रीज हमारे साथ इस वक्त राब्ते में हैं जो कि लेना चाह रही हैं थंडर, इनका आपस में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। और अगर RD-93MA या RD-93 एशियन इंजन कामयाब ना होता, ठीक है, तो हम यूज ना कर रहे होते, ठीक है। एक चीज, आखिरी चीज मैं एक और ऐड कर दूं, ये बहुत से लोग देसी एविएशन एक्सपर्ट्स ना जैसी इंजन देखते हैं ना जहाज को उड़ते हुए, इट्स स्टिल स्मोकी। यार कम ऑन यार, मतलब लाइक जब जहाज लैंड कर रहा होता है ना तो उसके टायर जब रनवे से टकराते हैं तो उससे भी स्मोक निकलता है, तो वो स्मोक था, ठीक है। एक चीज पकड़ लिए, इट्स स्टिल स्मोकी। यार कम ऑन, ग्रो अप यार, थोड़ा सीखें आप लोग भी सारे, टायरों का फ्रिक्शन से हो रहा है। और जब किसी चीज का पता ना हो ना, ठीक है, तो उसके ऊपर ना एनालिसिस नहीं झाड़ते होते हैं, ठीक है, स्टडी कर लेते होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना जो कह रहे हैं, मतलब आपको बस रनवे से टायर्स के टकरा रहे हैं तो स्मोक निकल रहा है, तो नीचे एविएशन एक्सपर्ट खुद से घर का बना हुआ कह रहा है जी ये स्टिल स्मोकी। ओ अल्लाह के बंदे, जो रनवे से टायर टकराते हैं तो धुआं निकलता है, ब्लू कलर के धुएं में और ब्लैक कलर के धुएं, आपको फर्क समझ नहीं आ रहा। इसी तरह प्रोटोटाइप की तस्वीरें देख के, प्रोटोटाइप, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो प्रोटोटाइप को ऑफिशियल कैमोफ्लेज में क्या कहते बनाती है। प्रोटोटाइप येलो कलर में ही होता है दुनिया के सारे। मैं आपको F-15 का प्रोटोटाइप दिखाया तो मैं आपको F-18 का प्रोटोटाइप दिखाता हूँ, मैं आपको F-16 का प्रोटोटाइप दिखाता हूँ, मैं आपको MiG-35 का दिखाता हूँ, Su-35 का, Su-30 का, सभी इसी कलर में होते हैं। जो डार्क ग्रीन एरिया होता है वो बेसिकली यूजली कंपोजिट। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, yes, you're audible. ओके, जो आपका डार्क ग्रीन एरिया होता है वो यूजली कंपोजिट होता है और जो येलो वाला पार्ट होता है वो सिंपल एलॉय होता है, ठीक है। तो शायद दुनिया के जो जहाज होते हैं वो इसी कलर में होते हैं और आगे से मतलब कुछ देसी किस्म के जो है ना वो एविएशन एक्सपर्ट जी, इसका रंग ठीक पसंद नहीं आया। ओ भाई, पहले ये प्रोटोटाइप है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोटोटाइप क्या चीज होती है और मेन जो सीरियल बैच प्रोडक्शन होती है वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉलेज ले लिया करें, उससे पहले अपना एनालिसिस मत दिया करें। मुझे अभी लिटरली मैंने कुछ ट्वीट्स पढ़े जी कि इसका रंग उनको पसंद नहीं है। वो भाई रंगा है ही नहीं उसको भी, और रंगेंगे उसको यार, पहले सीरियल प्रोडक्शन में तो चला जाए। तो थोड़ा सा इस चीज को लर्न करें, ये चीजें जो है मतलब लाइक। और एक एक आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, देखें आप कहीं भी तेजस को जब थंडर से कंपेयर होता हुआ देखें ना, तो आप समझ जाएं कि ये कंपैरिजन ही इनवैलिड है, ठीक है। क्योंकि एक चीज जो कि ऑन पेपर है और एक चीज जो दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, इसका कैसे कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी सिंपल हैं। और ये प्लीज यार, ये स्मोकी वाली बात को छोड़ दें खुदा का वास्ता, ठीक है। यार स्मोकी की मैं बात एक ऐड कर दूं कि जो स्मोकी कहते हैं ना तेजस का और ये जो है स्मोकी कंपैरिजन करते हैं, MiG-29 भी सेम इंजन यूज कर रहा है RD-93, उस पे भी जाके जरा तवज्जो दे लें, ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि देखें देखें स्मोक निकलना, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मोक निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम टायरों की रगड़ और इंजन के स्मोक में तो फर्क होना चाहिए ना इंसान को, ठीक है। तो ये चीजें, बाकी मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 2 में स्मोक का बहुत फर्क है।
फिर ब्लॉक 2 से लेके ब्रावो में बहुत फर्क है, और अब जब ब्लॉक 3 आएगा तो ऑब्वियसली और कमी हो जाएगी। और मजे की बात ये कि जो लोग मतलब बहुत से जो देसी किस्म के एविएशन एक्सपर्ट्स हैं ना, खुद से घर बैठे बन गए और मतलब लाइक पड़ा बड़ा कुछ है नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि स्मोक का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो कम से कम आप थोड़ा स्टडी कर लें, ठीक है, फिर आप जो है ना वो अपना एनालिसिस दिया करें। 7-8 लाइनों की ट्वीट बना के जो है ना वो एनालिसिस दे रहे हो तो पता कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज ना किया करें। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको नहीं पता आप पूछ लें, ठीक है, एनालिस्ट ना बने, ठीक है, उससे जो है ना वो खामा खाई ना बेड़ा गड़क होता है बात का। टायरों की रगड़ और इंजन के धुएं में ये फर्क है, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जो टायरों की रगड़ से यूजली जनरेट होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश कलर में होता है स्मोक, ठीक है, और जो इंजन के एग्जॉस्ट से निकलता है अमूमन स्मोक वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। और बाय द वे जो जहाजों की टिप से निकल रहा होता है विंग टिप से, वो कलर्स होते हैं जो जहाजों के अंदर डेमो के लिए यूज किया जाता है, उसको कोई स्मोकी ना बना दे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। और एक आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, बहुत से लोग ये चीज आज मुझे एक ट्वीट मैंने देखी और ऑब्वियसली वही ट्वीट कहीं रीट्वीट हुआ था, ऐसे कमेंट था कि जी बहुत स्लो काम कर रहे हैं। यार अगर आपको लग रहा है स्लो कर रहे हैं तो आप इस तरह करें, आप अप्लाई कर दें पीएससी कामरा में और सीएससी के अंदर, क्या पता आपको वो प्रोजेक्ट हेड बना दें, ठीक है। उनको पता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि क्या करना है, ठीक है, वो वेले नहीं बैठे होते हैं, उनको पता है क्या करना है। अगर आपको स्लो पेस लग रहा है तो आप घर में बना लें और बना के तो एयरफोर्स को भेज दें। तो थोड़ा सा मतलब लाइक इंसान को मतलब एक तो टाइमलाइंस देखें प्रोजेक्ट्स की। आपने F-16 के ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ा अगर है तो आप देखें उसकी कितना अरसा लगा उसको डेवलप होने में। मैं इन चीजों के जवाब देना चाहता था इसलिए कि एक दफा चीजें क्लियर हो। ऐसे ही आगे कोई कमेंट कर देगा जी बहुत लेट कर दिया है, लेट क्या मतलब कर दिया, ये कोई करीम की गाड़ी थी जो टाइम में नहीं पहुंची है तो बड़ा मसला क्रिएट हो गया। भाई जहाज बना रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करना है वेपन के साथ, सारी वेपनरी इसकी चेंज हो रही है, मजाक थोड़ी है। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश करें, और जिन लोगों से मुखातिब हूं वो बिला वजह का क्रिटिसिज्म छोड़ दें, ठीक है। अगर आप बहुत काबिल हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको पीएससी का और सीएससी का ईमेल देता हूं, अपना सीवी फॉरवर्ड कर दें। क्या पता आप प्रोजेक्ट हेड सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद आप 2-3 घंटे के अंदर जहाज बना के तो ये जा और वो जा, ठीक है। तो सीएससी के अंदर ऑलमोस्ट 1000 प्लस इंजीनियर्स काम करते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल कंट्रीज से उनको सपोर्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा बैठा हुआ है, कोई स्वेटर नहीं बुनना, स्वेटर बुनने में भी 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, जहाज बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। थैंक यू सो मच। ब्लैकबर्ड्स क्वेश्चन लेने शुरू करें, थैंक यू। यार मैं एक जो है वो So डिफरेंस बता दूं। जो सबसे हाँ बड़ा लेकिन ड्रास्टिक चेंज है वो है रडार का, एक्टिव एसआर जो रडार है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा जो पहला बेनिफिट होता है वो होता है कि ये रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के लिए, क्योंकि ये एज ए सिंगल यूनिट काम नहीं कर रहा होता पैसिव रडार की तरह। पैसिव जो रडार होता है, डॉपलर जो रडार होता है, वो एज ए यूनिट काम कर रहा होता है, जबकि जो एक्टिव एसआर रडार है ना, ठीक है, इसके डिफरेंट मतलब कि 1000 टीआरएम जाना, तो वो हर यूनिट जो है वो अपना काम कर रहा होता है। डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंस बीम की फ्रीक्वेंसी जो रिलीज कर रहा होता है। इसी तरह से जो इसकी जैमिंग है ना वो इंतहाई मुश्किल हो जाती है। फिर सेकंड इसका बेनिफिट ही होता है, जो मैं शॉर्ट करके पता चलूं, कि जब ये किसी दूसरे टारगेट को लॉक कर रहा होता है ना, तो उसका जो रडार मार्किंग रिसीवर होता है वो इसको जो है रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर इसकी लायबिलिटी बहुत अच्छी है। फिर ये इसके जो फोर्थ बेनिफिट जो सबसे बड़ा वो ये है कि मल्टी मोड कैपेबिलिटी है। एट अ टाइम ये जो है कई मोड्स में ऑपरेट कर रहा होता है। सो दीज आर द मतलब बेनिफिट्स ऑफ ऐसा रडार। और सबसे बड़ा जो है ब्लॉक 2 से ब्लॉक 3 पे शिफ्ट यही चीज है जो इसका रडार है, ठीक है। थैंक यू ब्लैक टू बैकबर्ड। इसमें मैं एक आखिरी बात और ऐड कर दूं, वो ये है कि वेपन इंटीग्रेशन किसी भी प्लेटफॉर्म की जो होती है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म नए प्लेटफॉर्म की, वो सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, ठीक है, और उसमें बहुत रिगरस किस्म की टेस्ट एंड एवेल्युएशन की जाती है, ठीक है। आपने रिसेंटली जो हमने पिक्चर्स देखी थी थंडर की, वो PL-10E मिसाइल के साथ भी हमने देखी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक दफा सॉर्टी उड़ेगा या एक दफा आप उसको टेस्ट करेंगे तो बस उसने अगर ठीक कर दिया तो ठीक हो गया। थाउजेंड्स ऑफ टाइम टेस्ट होते हैं, ठीक है। इवन के जो नया जहाज बनता है ना सीरियल प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, उसके भी बहुत ज्यादा घंटे उसको फ्लाई करके फिर एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाता है। ये नहीं होता कि फैक्ट्री से निकला और उसके ऊपर शीट चढ़ाई और कहा जी एयरफोर्स वालों को आगे ले जाओ जी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कुछ सुजुकी मैदान नहीं है कि मतलब जैसी फैक्ट्री से बाहर निकली तो आगे ओनर खड़ा हुआ है, चाबी पकड़ाई और लो जाओ बिस्मिल्लाह। तो थोड़ा सा चीजों को मतलब लाइक ना सिस्टमेटिकली देखें, ठीक है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं समझाना बताना। उसकी रीजन ये होती है कि बहुत से लोग मतलब बेताब हुए हैं ब्लॉक 3 के लिए, और फिर कुछ आगे से लोग ये क्लेम करते हैं जी एयरफोर्स ने तो कहा था 2018 में बन जाएगा। मैंने आज तक कभी एयरफोर्स का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि उन्होंने ईयर मेंशन किया हो, कभी नहीं मैंने पढ़ा, ठीक है। एयरफोर्स या दुनिया की कोई भी जो प्रोफेशनल इदारे होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन देते हैं, ठीक है। ये नहीं कहते कि दिसंबर 2021 में उड़ना शुरू कर देगा। तो काइंडली इन चीजों को समझने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह की जो टाइमलाइंस होती हैं वो इस तरह नहीं दी जाती हैं। एक
पर्टिकुलर ईयर जरूर बता दिया जाता है कि यहाँ तक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बस वो 21 की तारीख दी है तो 21 को आपको थंडर ऊपर से गुजरता नजर आएगा। और एक आखिरी बात ऐड कर दूं इसके अंदर, यार वीडियोस क्यों नहीं आ रही? बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि जी थंडर की जो ब्लॉक 3 की फ्लाई करते ही वीडियोस नहीं आ रही। सारी फ्लाइंग जो थंडर ब्लॉक 3 की हो रही है, टेस्ट एंड एवेल्युएशन की या जो उसके प्रोटोटाइप्स की है, वो चाइना में हो रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान में तो हो नहीं रही, सीएससी फैसिलिटी में होती है, ठीक है। सीएससी जो चेंगडू की फैसिलिटी है, चेंगडू सिटी के अंदर, तो वहीं होती है इसकी, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो हमें मिली तो हम जरूर देंगे, लेकिन आपको पता है कि चाइना के अंदर पिक्चर्स और वीडियोस का जो है वो थोड़ा सा इशू रहता है, वो इतनी आसानी से अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो ये चीजें समझें। और ये जो 6 सितंबर को मीनार पाकिस्तान के ऊपर से और ये परेड एवेन्यू के ऊपर से जहाज गुजारने की बातें मैं सुन रहा था जी कि 21 तारीख को जो है वो 6 सितंबर को उड़ेंगे परेड एवेन्यू के ऊपर से, पत्नी कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जहाज बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई मॉडलिंग शो नहीं है कि मतलब लाइक कि थोड़ा सा बन गया तो चलो उड़ा के दिखा देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसी कोई चीज नहीं होगी। प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल तरीके से डील करेगा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा इनको ऐड कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन। और जो पहला बंदा जिसको मौका मिल रहा है वो है फारूक खान साहब। फारूक खान साहब, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। फारूक खान साहब, you have the floor, please ask the question. फिर मूव ऑन कर चाहे ना, अगर वो नहीं पूछ रहे तो। बस 3 दफ़ा पूछता हूँ, फिर मूव ऑन कर दूंगा। आज हमारे पास टाइम कम है तो मैं जल्दी से जल्दी मूव करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द स्पीकर और अगले बंदे की तरफ मूव करूंगा। नहीं, ब्लैकबर्ड इसमें होता ही है कि जब आप स्पीकर पे लेते हैं यार, जब आप स्पीकर पे लेते हैं ना किसी बंदे को, ठीक है, तो उसको स्पीकर से माइक की ऑप्शन मिलते मिलते ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स लगते हैं, 15 टू 20 सेकंड। तो उसमें वेट कर लिया करें, ठीक है। थैंक यू। कॉपी। अगला जो जिसको मैंने फ्लोर दिया है वो है डेंटिस्ट साद। डेंटिस्ट साद साहब, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। साद साहब, एम आई ऑडिबल टू यू? साद साहब ऑडिबल हैं किसी को? नेगेटिव। ठीक है, इनको भी हटा रहा हूँ मैं, अगले बंदे की तरफ मूव करते हैं। अगला बंदा जो है फैसल जट नाम है। फैसल जट, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अच्छा भाई, दो क्वेश्चन है यार। एक तो ये है कि पिछले दिनों ना एक किसी बंदे ने ट्वीट कर रखा था कि GF-17 में ना WS-13 इंजन जो है ना वो उस पे कोई टेस्ट वगैरह चल रहा है। तो एक तो इसका बता दें कि हम लोग RD-93 MA वाली साइड जा रहे हैं या WS-13 वाली साइड जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि अभी कोई स्पीकर भाई बता रहे थे कि सपोज जी हमारा अगर ये RD-93 अगर इतना वो इफेक्टिवली काम नहीं करता तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो चाइनीज और रशियन इंजन के अलावा हमारे पास कौन से ऑप्शन है यार, ये तो थोड़ा सा क्लियर कर दे। और एक थैंक बात यू। और है कि यार कुछ लोग जो है ना, मसलन मेरे जैसे बंदे जो है ना, जिनको वैसे शौक होता है कि चलो यार कुछ मतलब क्या चल रहा है आजकल डिफेंस में, तो उनके लिए थोड़ी चीजें जानना ना मुश्किल हो जाती हैं। तो आप लोग काइंडली उनको गाइड कर दिया करें, इतना तपा ना करे। खैर हमारी तो उस भाई ने खाची थी जो बोल रहा था कि येलो कलर है ये वो, लेकिन फिर नहीं भी नहीं थोड़ा सा नहीं तहम्मुल नहीं, रखें भाई। फैसल भाई पता है, बस बहुत हम शुक्रिया। इसमें हमेशा स्पेस में कहते हैं कि अगर कोई चीज नहीं पता पूछ ले, मसला नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि ना खुद से एनालिस्ट बन के ना तो करते ये हैं कि हमारी ट्वीट को, किसी की भी ट्वीट को, हमें को अपनी ट्वीट का मसला नहीं है, किसी भी ट्वीट को रीट्वीट करके ना उसके ऊपर ऐसी बिलावजह एनालिसिस, पूरा अपना एनालिसिस लिख देते हैं। उससे होता क्या, उससे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो आप पूछ लें। और हम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने, दरिया ने, हैदर ने या किसी भी हमारे जो नॉन स्पीकर हैं उन्होंने जवाब ना दिया। दरिया लिटरली ऑफिस में बैठकर जवाब लिख रहे होते हैं, हैदर लिख रहे होते हैं, तैमूर होते हैं वो लिख रहे होते हैं, मैं लिख रहा होता हूँ, ब्लैकबर्ड लिख रहा होता है। तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एनालिसिस मत दिया करें। उसमें पता है क्या डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, बड़ी प्रॉब्लम बनती है। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखें सर, होता है बेसिकली ये है कि
कोई भी दुनिया का जहाज है ना, उसको सम टाइम होता है कि मल्टीपल इंजन पे टेस्ट किया जाता है। ये बात ऑब्वियसली चाइनीज न्यूज़पेपर से आई थी, और वो बहुत उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। WS-13 बिल्कुल न्यूज़ है कि टेस्ट हुआ है JF-17 पे, और RD-93MA भी टेस्ट हुआ है। अब नाउ इट्स अप टू एयरफोर्स के वो RD-93MA चूज करते हैं या वो WS-13, आई थिंक 13E या 13B है, वो चूज करते हैं। तो एक तो ये रीजन होती है, दूसरी रीजन ये होती है कि सम टाइम्स फर्ज करें कि आपने किसी ऐसी कंट्री को जहाज एक्सपोर्ट करना है जो रशिया के अलाय नहीं है, ठीक है, तो रशिया इंजन के ऊपर वो कहता है कि हमारा इंजन नहीं देना, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव इंजन मौजूद है जो WS-13 है, ठीक है। तो ये भी एक चीज होती है। तो मल्टीपल इंजन से टेस्ट करने का मतलब ये होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा रशिया और चाइनीज के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है। सर फ्रेंकली स्पीकिंग आई डोंट थिंक कि हमारे पास वेस्टर्न ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर हमारे पास होती तो वी वुड हैव गॉन फॉर फ्रेंच इंजन, ठीक है, बिकॉज उसकी जो हमारे पास मिराजेस हैं उनके ऊपर स्निग्मा आई थिंक सो लगे हुए हैं, तो वो हम शायद जाते फ्रेंच इंजन की तरफ। हमारे नहीं ख्याल कि हमारे पास जो वेस्टर्न ऑप्शन अवेलेबल है। US आई डोंट थिंक सो एज वेल कि US ऑप्शन भी अवेलेबल होगी, बट अगर टर्किश इंजन डेवलप होता है, अगर होता है, जो कि वो अंडर प्रोसेस है, तो मे बी वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो। आखिरी चीज मैं इसमें ऐड कर दूं बिफोर के दरिया या हैदर इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें मजीद, कि जो ए फ्रेम होता है ना यूजली जहाज का, वो इंजन के इर्द गिर्द डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इंजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो इंजन को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता, आपको ए फ्रेम में काफी मेजर चेंजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सेटिस्फाइड हैं RD-93 से, तो इसीलिए हम न्यूज़ आ रही है कि RD-93MA पे जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली देख टाइम के साथ चीज़ें डेवलप होती हैं, तो उससे बेहतर उससे इंजन है, ठीक है। और WS-13 की जो मैंने आपको बात बता दी कि वो चाइनीज न्यूज़पेपर ने कोट की थी खबर, और वो मेरा ख्याल है क्रेडिबल है, क्योंकि बिकॉज हम उसको फॉलो भी करते हैं, तो वो क्रेडिबल ही है। लेकिन वो इसीलिए किया जाता है कि सम टाइम अगर कहीं आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे रशिया आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं देता इंजन का, तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो। ओवर टू दरिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि हमारे भाई ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव। सो कमिंग ओवर टू यूरोप, यूरोप के जो अपने ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के प्रोग्राम हैं, बेसिकली आपके यूरो फाइटर और रफाल, ये दोनों ड्यूअल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। यूरोप के अंदर रोल्स रॉयस है आपका, और रोल्स रॉयस है, और कुछ और ये स्नैकमा फ्रेंच जो के इंजन बनाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। द रीज़न फॉर नॉट ऑप्टिंग फॉर दीज इंजन्स इज कि ये इंजन्स ड्यूअल माउंटेड इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए हैं, ड्यूअल इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए बनाए गए हैं। इनकी थ्रस्ट आउटपुट इतनी नहीं है कि सिर्फ एक इंजन आपके एक पूरे एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सके। दो इंजन मिलके एक एयरक्राफ्ट को सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कराते हैं, लाइक इन रफाल एंड द यूरो फाइटर। बट इस तरह का एक सिंगल इंजन अगर हम JF-17 के अंदर यूज करेंगे तो इट वुड नॉट बी इनफ फॉर द पावर रिक्वायरमेंट जो कि हमारे JF-17 की है। ग्रिपन एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, बट ग्रिपन के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो यूरोपियन नहीं है, वो इटसेल्फ एक अमेरिकन है, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है। बिकॉज अमेरिका के पास ऐसे इंजन हैं जो कि एक अकेला एक सिंगल इंजन जो है पूरे एयरक्राफ्ट की पावर रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। सो फॉर दैट पर्पज हमारे पास शुरू में ऑप्शंस थे। अगर हम यूरोपियन इंजन उठाना चाहते, अगर हम स्नैकमा M58 उठाना चाहते, या फिर रोल्स रॉयस EJ-200 उठाना चाहते, बोथ रिस्पेक्टिवली यूज्ड इन रफाल एंड यूरोफाइटर, तो हम उठा सकते थे। बट ये इंजन इन एक सिंगल इंजन हमारे एक पूरे एयरक्राफ्ट की पावर आउटपुट को बर्दाश्त करने के लिए मुनासिब नहीं था। हैदर, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज। Already done, Darya. You explained it very well. Move to the next question. Okay, we'll be moving to the next question. We have AO board as well. Welcome AO board. So moving towards the next question, मोहम्मद यासीन। अच्छा यार, यहाँ पे एक भाई हैं जिन्होंने अपना कोई नाम वगैरह नहीं लगाया हुआ, बस रिक्वेस्ट की हुई है, तो भाई अपनी प्रॉपर आईडी के साथ हैं तो आपको चांस मिलेगा। इस तरह हम रैंडम या कोई नाम बगैर नाम के आईडी को हम रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं देते, मतलब माइक नहीं देते। सो मोहम्मद यासीन साहब, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। यासीन साहब, am I audible to you?
यासीन साहब किसी को ऑडिबल है? नहीं यार, इनकी आवाज नहीं आ रही है। यासीन साहब, दिस इज द फाइनल वार्निंग, अगर आप ऑडिबल नहीं होंगे तो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक ही इज नॉट देयर, मैं इनको हटा देता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पर्सन, अतीको रहमान। अतीको रहमान, you have the floor, please ask the question. अस्सलाम वालेकुम अतीको रहमान, you have the floor, please ask the question. अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा सवाल कंपोजिट मटेरियल से है। कंपोजिट मटेरियल क्या है और इसका रोल क्या है, और GF-17 में कितना वो यूज हुआ है? थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप ये बता दें कि कौन आपके जो क्वेश्चन को आंसर करे। दरिया खान। दरिया भाई, आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा, प्लीज आंसर करें। थैंक यू। सो ब्रो, कंपोजिट मटेरियल्स बेसिकली यूज किए जाते हैं टू डिक्रीज द वेट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट। इंजन, आपकी जो एक इंजन की पावर आउटपुट होती है, दैट इज मेजर्ड इन किलो न्यूटन, या फिर इवन आप उसको पाउंड या इवन किलोग्राम्स के अंदर भी आप उस फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इसकी बहुत सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं इस चीज़ की। और जो एक आपके एयरक्राफ्ट का वजन होता है, बेसिकली आप दोनों को कंपेयर करके उनका एक रेशो बनाते हैं जिसको हम थ्रस्ट टू वेट रेशो कहते हैं। और जितना थ्रस्ट टू वेट रेशो, जितना एयरक्राफ्ट का वेट कम हो, थ्रस्ट ज़्यादा हो, उतना बेहतर होता है। तो कंपोजिट मटेरियल्स को बेसिकली यूज़ इसीलिए ही किया जाता है कि जहाँ पर पहले कन्वेंशनल एल्यूमिनियम अलॉयज़ के साथ एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ बनाई जाती थी, कमर्शियल एयरक्राफ्ट की, इवन मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता था। कंपोजिट मटेरियल्स को यूज़ करके बेसिकली आप अपने एयरक्राफ्ट का वज़न बहुत ज़्यादा कम करते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स की कंपोजिशन ऐसी है कि इनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि जो एयरक्राफ्ट के ऊपर एक थ्रस्ट और लोड फैक्टर आता है, उस चीज़ को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको कंपोजिट मटेरियल्स के ऊपर भी बहुत सारी R&D की रिक्वायरमेंट होती है। बट इफ़ यू फाइंड अ वेंडर जो कि आपको कंपोजिट मटेरियल्स प्रोवाइड करा सकता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, लेट इट बी योर एयरक्राफ्ट, लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ शिप, तो फॉरेन वेंडर से ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कंस्ट्रक्टिंग एन एयर फ्रेम विद कंपोजिट मटेरियल्स, उसका नंबर वन बेनिफिट ये होता है कि आपका वेट कम होता है, जिससे थ्रस्ट टू वेट रेशो के अंदर एक एयरक्राफ्ट को काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड मोर ओवर, इसके ऊपर कंपोजिट मटेरियल्स के इस्तेमाल से और कुछ सर्टेन पेंट की कोटिंग करने से एक एयरक्राफ्ट का रेडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी हद तक कम होता है। और जो स्टेल्थ, बेसिकली एक चीज़ बहुत मशहूर है, स्टेल्थ कि एक किसी पर्टिकुलर लेयर से हासिल नहीं किया जाता किसी भी एयरफ्रेम के ऊपर या किसी भी शिप के ऊपर। उसकी बॉडी को कुछ सर्टेन एंगल्स पे बनाया जाता है, कुछ जैसे कि आप F1117 नाइट हॉक देख लें या इवन F22 देख लें, तो उसकी एक पूरी बॉडी की कंस्ट्रक्शन में, पूरे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में सर्टेन एंगल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो उससे ये एक स्टेल्थ का एलिमेंट अचीव किया जाता है। बट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न डे 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे कि यूरो फाइटर है, इवन आपका J10s है, इनको आप एक लेमैन लैंग्वेज में हम इनको सेमी स्टेल्थ कह देते हैं। तो वो इस वजह से हम उनको नहीं कहते कि वो एक प्रॉपर, उनकी जो बेसिक डिज़ाइन है वो ही स्टेल्थ के बेस पे हुआ, नहीं, उनके उनके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और सर्टेन एंगल्स का ध्यान रखा जाता है, और कुछ पैसिव मेजर्स के थ्रू भी स्टेल्थ अचीव की जाती है, अदर देन यूजिंग द एयरक्राफ्ट्स ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। हैदर भाई, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड प्लीज। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड यार दरिया। बस इसकी वजह से एक जो फैक्टर आपसे मिस हो गया वो ये है कि इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ना, ड्यू टू कंपोजिट, वो जो है इंक्रीज हो जाती है। जी, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। इन्होंने पूछा था बेसिकली कि कंपोजिट मटेरियल्स होते क्या हैं। तो कंपोजिट मटेरियल्स बेसिकली होते ही हैं कि प्लास्टिक्स उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनकी बड़ी हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है। और किसी भी और मटेरियल को, यूजुअली प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं, लेकिन आप किसी भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स का एक मैश बना दें, उसको कंपोजिट कहते हैं। और ये जो मैश होता है, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में आपस में एक दूसरे से जो है ये कॉम्पैक्ट किया होता है इन्होंने। एग्जैक्टली लगता है आपने मटेरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। तो
उनमें ये उन्होंने बिल्कुल सही बताया, मैश बनता है। आप फाइबर्स ले लेते हैं एक सर्टेन मटेरियल के, और फिर एक और मटेरियल के फाइबर्स को मैश बना के ना इंटरजॉइन करके एक नया मटेरियल बनाते हैं। तो एरोस्पेस के अंदर यूजुअली इसकी यूसेज ये होता है कि एक तो एज दरिया भाई मेंशन्ड, वेट काफ़ी कम हो जाता है और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और अनदर मेजर एडवांटेज जो कंपोजिट मटेरियल्स ऑफर करते हैं वो ये होता है कि वो ज़्यादा फटीग और स्ट्रेस ले सकते हैं। तो उससे एयरक्राफ्ट की जो लाइफ होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इनमें काफ़ी मतलब के फ़ायदे होते हैं कि एक तो वेट इंक्रीज हो जाता है, दूसरा स्ट्रेस एयरक्राफ्ट ज़्यादा ले सकता है। सो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Blackbird, can you receive? प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा, आगे प्लीज शेयर कर सकते हैं। Hello, Blackbird. Yes, Tanvir. पेंजर आपके जो है ना वो बैक साइड से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। आप कहीं थोड़े से साइलेंट एरिया पे चले जाएं, फिर आप स्पीकर ऑन कर लें अपना। ब्लैकबर्ड, कितने क्वेश्चन हो गए? आई थिंक 4 हो गए। पेंजर आपकी तरफ से शोर आ रहा है, या तो आपने एयरफोन्स चेंज करें, या जो है वो आप जो है किसी साइलेंट प्लेस पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ब्लैकबर्ड, कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। कॉपी कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं स्पीकर दे रहा हूँ वो है हारिस साहब को। हारिस साहब, यू हैव द फ्लोर, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। हारिस, वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना चाहूँगा कि मैं एक जगह आर्टिकल पढ़ रहा था, ये कोई एविएशन का ब्लॉग था। उसमें ये कहा गया था कि जब JF-17 जो है हमारा, ये स्पीड ऑफ साउंड से जब ये अपना बैरियर क्रॉस करता है तो ये इसके बीच में क्रैक्स आने लग गए, और कुछ क्रैक्स रिपोर्ट हुए हैं, और उसकी वजह से ये ग्राउंड भी हो गए हैं काफ़ी सारे JF-15 थंडर्स। तो इसमें कितनी हकीकत है, और इस पे जरा रोशनी डालिएगा प्लीज। मैं डालता हूँ रोशनी इसके ऊपर, आरिस साहब। बस सभी रोशनी डाल देंगे इसके ऊपर, एरो भी डालेगा, दरिया भी डाल देगा, हैदर भाई भी डाल देंगे, सभी डाल देंगे रोशनी। ये रोशनी जो डलेगी ये ईस्टर्न जो बॉर्डर है ना हमारा, वहाँ से डलती है, ठीक है। बेसिकली उनका मसला ये है कि वो तो फेल हुए हैं, मतलब कि मैसिवली अपने तेजस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब उनको कुछ मिलता नहीं है तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का सहारा लेते हैं, ठीक है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन वो करते क्यों हैं, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो डैमेज हो सकें, ठीक है। क्योंकि देखें, जब 1 बिलियन आदमी, 1 बिलियन लोग, क्योंकि 1 बिलियन तादाद है, बल्कि 1 बिलियन से ऊपर ही है, वो ये ट्वीट करेंगे कि इसके एयर फ्रेम में क्रैक आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी एक्सपोर्ट डैमेज होती है। मैं इसीलिए अर्लियर ये कह रहा था, इसीलिए मैंने कहा था कि जो है ना, आप अगर आपको चीज़ नहीं पता, आप हमें इनबॉक्स करें, कमेंट में टैग कर दें, हम आपको क्लियर करेंगे। मैं नहीं, सिर्फ दरिया मुझसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज है उसकी, एरोबोट की है, हैदर की है, तो हम आपको क्लियर कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई ज़रा सी भी बात होती तो क्या कहते हैं, इतने ह्यूज नंबर में हमारे पास JF थंडर ना होते। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि थंडर जो है वो जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान और चाइना का, ठीक है। तो चाइना का बहुत एक्सपीरियंस है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपिंग है अगेंस्ट आवर फाइटर विच इज़ JF-17 थंडर। और ये कहते हैं, ये ईस्टर्न साइड जो हमारे नेबर हैं, उनको आजकल, चूंकि उनको खैर हमेशा से काफ़ी पिछले 5-7 साल से जो है ना, जो मतलब उनके साथ हो रही है ना, तो वो चाहते हैं कि कुछ करें, मतलब कुछ रिप्लाई करें। तो दे हैव ओनली थिंग लेफ्ट इज कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप एक गलत एनालिसिस देते हैं ना, तो या गलत चीज़ बताते हैं, इस तरह के टायरों से स्मोक निकल रहा है तो उसको इंजन स्मोक बना दिया, तो फिर क्या होता है कि वो स्टांस को उठाते हैं, ठीक है। वो स्टांस उठाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जब भी, अगर आपको कोई भी ट्रबल है, कमेंट कर दें, हमें कमेंट कर दें, एरोबोर्ड को कर दें, दरिया को कर दें, हैदर को कर दें, तैमूर को कर दें, पेंजर को कर दें, ठीक है। किसी को भी कर दें। वहां से अगर आपको जवाब नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, हमें ईमेल कर दें। ईमेल से जवाब नहीं मिलता आपको, आप हमारे यूट्यूब पे लिख दें, हम आपको कहीं ना कहीं लाजमी जवाब देंगे। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा ना बने और उसको अवॉइड करें।
हमने हमारी जो वेबसाइट है parkstrategic.com हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई भी है, ट्विटर प्रोफाइल में एरोबोर्ड ने भी दी हुई है, आप वहां पे चले जाएं, आपको कोई भी एम्बिग्युइटी है आपको वहां पे आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है, लाजमी मिल जाएगा आपको। हमने इतने आर्टिकल लिखे हैं थंडर को लेके कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ तक मेरा जवाब है, आगे जो है वो दरिया ऐड करेंगे, उसके बाद हैदर ऐड कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू। सो जैसे कि अंताई ने शुरू में एक बात कही कि हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स हैं उनका एक अपना प्रोजेक्ट जो जिसको वो बेसिकली एक अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से अब एक मार्केट के अंदर एक डायरेक्ट हमारा कंपटीशन है। एक तो हमारी ऑलरेडी जो एक राइवलरी चल रही है, कन्वेंशनल राइवलरी, इवन मैं तो कहूँगा हमारी एक कल्चरल राइवलरी भी जो चल रही है ईस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारा नेबर है उसके साथ, तो ये चीज़ जस्ट उसके साइड इफेक्ट्स हैं। जो एक अनवांटेड एक हेट्रेड का एलिमेंट एक पैदा हो चुका है, तो बस ये सिर्फ उसी के साइड इफेक्ट्स होते हैं कि इन हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारा नेबर है वहाँ लोगों को आउट ऑफ नोवेयर रात को बैठे बैठे हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं कि जी एक JF-17 फ्लाई कर रहा था, बस वो जी फ्लाई करते करते आसमान में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इस तरह के हेलुसिनेशंस बहुत आम है। तो फिर इन लोगों का ये होता है कि दे आर डे ड्रीम बिलीवर्स। तो ये लोग फिर अक्सर क्या करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर बाकायदा आके तज्जिया पेश करते हैं। देयर मेन स्ट्रीम मीडिया इज फुल ऑफ सच कॉमेडीज। आप कभी भी घर पे बैठे हुए बोर हो रहे हो, आप इंडियन मीडिया के चैनल्स खोल लें, आप इनके तो आई वुड जहाँ तक मेरा अंदाजा है ऑलमोस्ट 10-15 हज़ार घंटे से ज़्यादा इनके मेन स्ट्रीम मीडिया का रिकॉर्डेड मटेरियल जस्ट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की बेसलेस बातें की हुई हैं। JF-17 के एयरफ्रेम की क्रैक्स की जहाँ तक बात है, या एक ओवरऑल जिसे आप एक फ्लाइट सेफ्टी कह लें, तो JF-17 ने आज तक ऑलमोस्ट आपके 1.5 लाख से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स निकाले हुए हैं। आपकी JF-17 फ्लीट ने, पाकिस्तान एयरफोर्स की JF-17 फ्लीट ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स निकाले हुए हैं। और इनके ऑलमोस्ट 1.5 लाख फ्लाइंग आवर्स के दौरान अगर हमारे 4 एयरफ्रेम लॉस हुए हैं तो इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी रिकॉर्ड। आप बाकी एयरक्राफ्ट्स के उठा के देख लें, इट्स कंपैरेटिवली इट इज बेटर देन मैनी अदर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स इवन। तो इस तरह की बेसलेस बातों पे यकीन करने से बेहतर है कि आप जो हमारे पाकिस्तानी साइड पे ट्रस्टेड सोर्सेज हैं आप वहाँ पर आकर देख लें। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम है, एस ऑफ PF, तो एक्सक्लूसिवली हम पाकिस्तान एयरफोर्स को कवर कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप आकर कमेंट सेक्शंस में देख लें। यहाँ या फिर मोस्टली ऐसा होता है कि जब इस तरह का कोई शोशा छोड़ा जाता है ना किसी की भी तरफ से, तो हम इमीडिएटली उसके ऊपर ज़्यादा उस चीज़ को, इंस्टेड कि हम उस चीज़ को ड्रैग करें, हम उसके ऊपर एक सिंपल अपनी पोस्ट बना के बात छोड़ देते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो कि आपकी इस बात की तस्दीक कर सके, सो हम आपकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। इट्स सो सिंपल। और जो बात आप अपने दुश्मन के मुंह से सुनते हैं अपने अपनों के बारे में, तो दैट थिंग इज ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल। और अब ये आपके ऊपर है कि आप उस बात को के ऊपर कितना यकीन करते हैं। थैंक यू। इसमें मैंने एक पहली बात ऐड कर दूं, वो हैदर की बात ऐड करने से पहले, कि हर कोई जो है ना वो हाल नहीं है, ठीक है, हर कोई हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कि आप हेलीकॉप्टर बना के इक्वाडोर को बेचें, वो 6 आपसे हेलीकॉप्टर लें और साल के बाद आपको सारे हेलीकॉप्टर वापस कर दें, ये कह के कि यार ये क्या पकड़ा दिया हमारे हाथ में, ठीक है। तो हर कोई उनकी तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। थंडर जो है पहले म्यांमार को हमने एक्सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेहतरीन एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने नाइजीरिया को एक्सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बेहतरीन एक्सपोर्ट। और अभी हम रिसेंटली इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज़्यादा 3-4 कंट्रीज़ के मज़ीद ऑर्डर्स देखेंगे जो कि आएंगे, ठीक है। तो ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन होती है, ठीक है, इसका हिस्सा ना बने। यही बात थी कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप जब एक क्वेश्चन रेज करते हैं ना विदाउट नोइंग, कि आपको पता ही नहीं है और आपने क्वेश्चन रेज कर दिया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वही आपका स्क्रीनशॉट वो उठाते हैं, उसी पे एक आर्टिकल लिखेंगे। अब वो जब आर्टिकल लिखेंगे तो वो फिर उसको काउंटर करने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस वक्त भी कह रहा था कि जब आपको एक चीज नहीं पता पूछ लें, लेकिन टायरों के धुएं को स्मोक इंजन का स्मोक ना बनाएं और इंजन के स्मोक को जो है ना वो विंग का स्मोक ना बनाएं। तो इस चीज़ों से अवॉइड करें। देखिए एस ऑफ PF हो गया, पाकिस्तान डिफेंस हो गया, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम हो गया, और इस तरह के 2-4 बड़े फोरम्स हैं जो कि क्या कहते हैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली 100% दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन 99.99% कोशिश होती है कि आपको मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ये स्पेसिस करने का भी यही मकसद होता है कि इससे पहले आपको कोई और बंदा जो है ना आके इन्फॉर्मेशन दे रहा हो जी कि इसके तो विंग थोड़े टेढ़े लग रहे हैं,
तो उसको बंदा पहले ही बता दे कि विंग टेढ़े नहीं है, कैमरे का एंगल इस तरीके से है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को काउंटर करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपको इसीलिए यहाँ पे जो चीजें बता रहे हैं। ओवर टू हैदर, थैंक यू। ये मैं डायरेक्ट बात करूंगा उन क्रैक्स पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि जितना रिगरस पीएफ अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है ना, हमारे नेबर्स उतना सोच भी नहीं सकते हैं। जितना सॉर्टी रेट हमारा हाई है उतना इनका कभी हो नहीं सकता। जितना मतलब कि टर्न अराउंड टाइम जो हमारे बर्ड्स का है वो हो नहीं सकता। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि पीएफ जिस चीज को इवेल्युएट करती है ना, इट स्टैंड्स आउट, ठीक है। और थंडर का सीसीएस में मौजूद होना इस बात की मतलब कि सीधी सीधी गवाही है कि उसको जितना रिगरस हो सकता है ना पीएफ यूज करती है। दरिया को याद है कि हमारे एक स्क्वाड्रन ने जो है वो एक महीने में, एक स्क्वाड्रन में 16 बर्ड होते हैं और एक महीने में उसने 3200 फ्लाइट आवर्स दिए थे, ठीक है, विदाउट एनी टेक्निकल ग्लिच। दरिया वुड सेकंड ऑन मी, ठीक है। एक अब मैं इस अपने हमसायों को कह के देखता हूँ ना कि लाओ अपना स्क्वाड्रन, ठीक है, 25 बर्ड्स का ले आओ और आप जो है 3000 फ्लाइंग आवर्स पूरे करके दे दो एक महीने में, यार नहीं कर सकेंगे। पीएफ का सॉर्टी रेट इतना अच्छा और इतना इंप्रेसिव है कि पीएफ ये सोच भी नहीं सकते हैं। तो रही बात क्रैक्स की, तो क्रैक्स कैसे आएंगे भाई, ठीक है, ये हम रिक्शा थोड़ी उड़ा रहे हैं यार। खुदा का खौफ किया करो यार, ऐसे बंदे जो है ऐसे जो है प्रोपेगेंडा में क्यों आ जाते हो। अब जो है मतलब कि थंडर का जो पहला क्रैश था वो इसी मतलब इसके जो है स्ट्रेस जो है स्ट्रेन टेस्ट में गया था, वो उसका जो है 11.5 जीज पे जाके उसका विंग कोलैप्स हुआ था, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उस जहाज में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट नहीं थी, जिसकी वजह से हमने एक जो अपना एक्सपीरियंस पायलट लूज किया था 11.5 जी पे जाके, जबकि आपकी एयरक्राफ्ट लिमिटेशन जो है एयरफ्रेम की लिमिटेशन आपकी 8.5 जी है। तो वहां तक वो सस्टेन कर गया था और तब कंपोजिट बिल्कुल नहीं यूज हुआ था, बिल्कुल पहले एयरफ्रेम जो थे ना पहले 10 उनमें से था। उसके बाद जितने ब्लॉक्स आए हैं, वन वन को कंप्लीट किया, 2 को कंप्लीट किया, इनमें हमने कंपोजिट 15 to 30% यूज किए हैं। और ब्लॉक ब्लॉक 3 जब आ रहा है इसमें और ज्यादा कंपोजिट यूज हो जाएंगे। जब कंपोजिट यूज हो जाएंगे, एक तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एयरक्राफ्ट की, ठीक है, उसमें फिर जो है पेलोड कैपेसिटी उसकी इंक्रीज कर गई, वो ज्यादा ड्रैग ले सकता है, ज्यादा जो है स्ट्रेस ले सकता है और ज्यादा ऊंचा अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकता है। पीएफ ने, मैं एक एग्जांपल और मैं कोट करूंगा कि पास्ट में जब ग्रिपन के साथ मामला चल रहा था ना, ग्रिपन प्रोक्योर करने के, पीएफ ने ग्रिपन को ये बोला था कि हमें इवेल्युएट करने के लिए 2 ग्रिपन चाहिए पाकिस्तान में, दे डिनाइड। उनको पता था ये प्लेटफॉर्म के साथ करते गए हैं और किस तरह इवेल्युएट करते हैं। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल है, जब आप स्टडी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी ये चीजें आपको पढ़ने को मिल रही होती है ना आर्टिकल्स में कि क्रैक आ गए या जो है वो ग्राउंड हो गए, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो है अगर थंडर का ग्राउंड होता है ना तो पीएसी कामरा में आके होता है, वो भी इसलिए कि उसकी ओवरहालिंग होनी होती है या उसकी कोई मेंटेनेंस ऐसी होनी होती है जो उसके बेस पे नहीं हो सकती। उसके अलावा हमारा कोई थंडर एक भी ग्राउंड नहीं है, सबके सब माशाल्लाह जो है ना वो हेल्दी फ्लाइंग कर रहे हैं। थैंक यू। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन हैदर। एरोबोर्ड आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ जी, मैं टेक्निकल मतलब उस पे बात करूँगा। देखें, आप जब एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं ना साउंड बैरियर के थ्रू, तो बेसिकली होता है क्या है कि एयर फ्लो चल रही होती है एयरफॉइल के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर। जब साउंड बैरियर क्रॉस करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और वो इतना प्रेशर डिफरेंस नहीं होता कि एयरक्राफ्ट के अब ऑब्वियसली वो कोई मतलब पेपर की तो नहीं बना हुआ होता ना, एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम का बना होता है या कॉम्पोजिट मटेरियल्स का बना होता है। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कोई क्रैक्स साउंड बैरियर क्रॉस करने की वजह से हों। ये एक इंटायरली मतलब स्टूपिड सी बात है। सेकंड जनरेशन जो जहाज़ थे वो रेगुलरली साउंड बैरियर क्रॉस करते थे। हमारे थंडर्स तो आई मीन दे आर वे अहेड। वाकई मैंने ये पॉइंट आउट करना था कि हमने पीएसएफ ने काफ़ी इसको फॉलो किया था जब ये प्रोपेगेंडा निकला था JF-17 थंडर के खिलाफ। ये उस वक्त निकला था जब इस बात नाइजीरिया की एक्सपोर्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने ये निकाल दिया। अब दिस वाज वन पीस ऑफ प्रोपेगेंडा इन अ सेट ऑफ प्रोपेगेंडास। इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि क्रैक्स पैदा होते हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि अर्जेंटीना को JF-17 देने हैं, तो वो अर्जेंटीनियंस कह रहे हैं कि हम तेजस को एवेल्युएट करेंगे और मलेशियंस भी ये कह रहे हैं। तो ये हमें फॉर अ फैक्ट पता है कि इंडियन स्टेट नहीं, एक्चुअली ना एरोबोट ये एक ग्रीक से आर्टिकल जो है निकला था। ग्रीक जो है आजकल इंडिया के साथ मतलब उनका काफी एक ना राफेल को लेके कोलैबोरेशन बना हुआ है, तो वहां से ये आर्टिकल आया था, वो ग्रीक्स ने ये आर्टिकल भी ग्रीस से। निकाला था कि हाँ पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स टर्किश एयरफोर्स में गए हुए हैं। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं।
आपको ये बस पता होना चाहिए कि जब एयरक्राफ्ट साउंड बैरियर को क्रॉस करता है तो एयर फ्रेम के ऊपर इतना इंस्टेंटेनियस फटीग नहीं पैदा होता कि एयर फ्रेम में क्रैक्स आ जाएं। ये बस मतलब आप समझ लें कि किसी ने बेसिक एरोडायनामिक्स नहीं पढ़ी हो तो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है। मैं इसमें एक और बात ऐड कर दूं ताकि जो है और क्लैरिटी आ जाए। देखें, आप जब कोई इस तरह की न्यूज़ आती है ना तो आप उसकी टाइमलाइन देखा करें कि किस वक्त में आई है, ठीक है। बिल्कुल एरोबो ने ठीक बात की कि जब हम नाइजीरिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे थे तब ये बात आ गई जी कि इसके एफए में क्रैक आ रहे हैं। ये एकदम से उनको जाग आती है ना हमारी ईस्टर्न साइड के ऊपर नेबर्स को, वो इसीलिए आती है कि दे उनको हसद है हमारे से, ठीक है। उनको एक अजीब सी हसद है जिसको एक्सप्लेन नहीं आप कर सकते, ठीक है। फिर जब मलेशिया की अच्छा, एक एग्जांपल एक और है, सेकंड हैदर, मैं वो PI एक सेकंड मैं उसको ऐड कर लूं ताकि वो जो है ना, हाँ वो मुझे पता है, वो आप ही दीजिएगा, मैं वो नहीं मैं बोलूंगा। ये जब मलेशिया की प्रोक्योरमेंट की बात आई, उन्होंने एक टेंडर जारी किया तो इंडिया ने बताया जी कि हम भी जो है वो क्या कहते हैं तेजस जो है ना पिच कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि तेजस कैसे आप पिच करेंगे, ठीक है। टोटल आपके पास 10-12 ऑपरेशनल बर्ड है, ठीक है। वो भी जितने ऑपरेशनल है सारी दुनिया को पता है, ठीक है। सारी दुनिया जानती है कि वो कितने ऑपरेशनल हैं। तो कहने की बात ये होती है कि जहां भी हम एक्सपोर्ट कर लगते हैं, जिस तरह आप अर्जेंटीना की आप एग्जाम्पल लें, जब अर्जेंटीना का नाम आया तो उन्होंने कहा जी कि अर्जेंटीना की तो यूके से बनती ही नहीं है, तो मार्टिन बेकर की सीड जो है जो मतलब वो तो देंगे नहीं, तो थंडर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। यार हम इतने मतलब लाइक क्या कहते हैं, हमें इतना ही कॉमन सेंस कि अगर यूके क्या कहते हैं नहीं देगा मार्टिन बेकर की सीट, तो हमारे पास चाइनीज सीट्स अवेलेबल हैं। हमने उसके ऊपर पोस्ट भी की थी, बल्कि आर्टिकल लिखे थे कि भाई अगर फर्ज करें मार्टिन बेकर नहीं अलाउ करता अपनी सीट अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट करने के लिए, री एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वी हैव चाइनीज ऑप्शन अवेलेबल। इसीलिए मैं शुरू में भी बताया था कि जो दो इंजन की बात आ रही है, RD-93MA और WS-13E या B, आई थिंक सो, ई है मेरा ख्याल है, वो जो है इसलिए दो चीजें की जाती हैं हमेशा, ताकि अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री से डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे नहीं है और वो एक्सपोर्ट पे बैन लगाती है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं इसके अंदर पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि देखें अगर आप, आई नो कि एयर फोर्सेज इस तरह प्रोफेशनली डील करती हैं, वो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को पिक नहीं करती, लेकिन पब्लिक जरूर पिक करती है, ठीक है। अगर किसी कंट्री की पब्लिक किसी पर्टिकुलर मशीनरी के खिलाफ हो जाए तो गवर्नमेंट को वो पर्टिकुलर मशीनरी इंपोर्ट करने में मसला होता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो समझने की जरूरत है। तो नेवर फॉल फॉर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। और अब तो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की ये सूरत हाल है कि डायरेक्ट वो नहीं कह रहे होते हमारे ईस्टर्न नेबर, वो किसी और मुल्क का ना प्लेटफॉर्म हायर कर लेते हैं, इस तरह के ग्रीक कोई जर्नल हायर कर लिया जिसको अलिफ से बे नहीं पता जहाजों के बारे में, उसका एकदम आर्टिकल आ गया कि उसने माइक्रोस्कोप लगा के तो देख के क्रैक नजर आ गए थे उसको। तो कहने की बात ये कि ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं, डोंट फॉल फॉर इट। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग, मतलब जो भी ओपन सोर्स है जो कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो आप हमेशा जो है कंसल्ट कर सकते हैं। दरिया ने बिल्कुल ठीक बताया, SOPF से कंसल्ट कर लें। दरिया खुद पर्सनली मैं देखता हूँ 1000 लोगों के जवाब दे रहे होते हैं, हैदर जवाब दे रहे होते हैं, एरोपोर्ट जवाब दे रहे होते हैं। तो आप कंसल्ट कर लें, जो हमें पता होगा हमको बता देंगे। और क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसमें एक आखिरी बात ऐड कर दूं कि जो बंदा जिसके दिल में चोर होता है ना, मतलब इसको पता होता है कि हमारी चीज ठीक नहीं है, वो इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करते हैं। मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूँ। इन्होंने अर्मीनिया को एक सिस्टम बेचा, अर्मीनिया जंग ही हार गया, वो सिस्टम चला ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहते हैं इक्वाडोर को हाल ध्रुव, मेरा ख्याल है बेचे, ध्रुव ही है, हाँ, ध्रुव ही है, वो बेचे। 6 लिए थे, 4 गिर गए, 2 जो बच गए उन्होंने वापस ही इनको कर दिए कि यार अब 2 का भी हमने क्या ही करना है, ठीक है। उन्होंने लिटरली वापस किए। और अगर आप किसी को लग रहा है कि मैं सटायर कर रहा हूँ तो आप जाके गूगल करके देख लें, आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो 6 उन्होंने लिए थे, 4 गिर गए, 2 जो बचे वो भी उन्होंने वापस कर दिए कि आप ही रख लें, हमने इनका क्या करना 2 का। तो हर कोई जो आपकी तरह होता है ना, मतलब ये हर कोई इनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट नहीं बना रहा होता। अब आप इनका अर्जुन टैंक देख लें। अब अर्जुन का फेलियर बेसिकली ये इसलिए, मतलब हमारे अल खालिद को इसलिए फेलियर कहते हैं क्योंकि अर्जुन फेलियर है, ठीक है। अगर अल खालिद फेलियर होता तो क्या हम 30 कह रहा हूँ 15-20 साल हमने कोई टैंक इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में। अल खालिद वाज आवर मेन टैंक, ठीक है। ये VT4 हमने अब आके लिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अपने नहीं चल रहे होते। हाँ, बाय द वे मुझे इनका वो सिस्टम का नाम याद आ गया, सवाती सिस्टम था, ठीक है, जो उन्होंने अर्मीनिया को बेचा था, वो चला ही नहीं, ठीक है। तो हर कोई आप जैसे लेवल का इक्विपमेंट नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा होता, कोई अच्छी क्वालिटी के भी लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। और जहां तक बात है ना कि चाइनीज, ये हमेशा कहते हैं कि तो चाइनीज सामान है, चाइनीज सामान है। इनसे बंदा ये पूछे कि आपके पूरे मुल्क में जो टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो सब चाइनीज इंस्टॉल्ड है। पता है आपको ये बात? इनके मुल्क में जितनी मोबाइलों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सब चाइनीज कर रहे हैं, ठीक है, सब चाइनीज कंपनीज हैं। इसके अलावा
अगर आप ये चीज देखें कि ये अक्सर क्रिटिसाइज कर रहे होंगे चाइना को जी, कि वो तो चाइनीज सामान की तो कोई क्वालिटी नहीं है, ये कौन सा बड़ा जर्मन सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। डेली लाइफ में आप देख लें या आप इनकी मिलिट्री में देख लें, कौन से इन्होंने बहुत बड़ी, ये तो अब जाके जब से इन्होंने कॉर्ड के अंदर अमेरिका के साथ पींगे बढ़ाई हैं, तो इनके पास 4-5 चीजें आई हैं, उसमें भी उसकी भी हालत देख लें। ये इतने काबिल हैं कि इन्होंने पहले अपाची को क्या कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी, ठीक है, इतना अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड उसको खेतों में उतरवा दिया। उसके बाद इन्होंने आज चिनोक को खेतों में उतरवाया है, मतलब इतना जबरदस्त सेफ्टी रिकॉर्ड है शिनोक का, लेकिन इन्होंने उसको जो है ना खेतों में लैंड करवा दिया। और इसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं C-130J इज अ बीस्ट, उसको उन्होंने क्रैश किया था और अपसाइड डाउन पोजीशन के अंदर उल्टा आके गिरा था C-130J। मतलब वो ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया मानती है, इन्होंने उसको नए ब्रांड न्यू जादू क्रैश करवा दिया था। तो ये तो बाहर का इक्विपमेंट सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, अपना बनाने तो दूर की बात है, उसकी फिर ये बातें करते हैं कि जी फलां चीज में मसला है। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और ये अभी जो आजकल बातें कर रहे हैं, मैं हैदर सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, मैं डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को थोड़ा सा ना मतलब समराइज कर रहा हूँ। फिर ये बातें कर रहे होते हैं कि हमने तो अपना उत्तम रडार बना लिया है जी। उत्तम रडार एक AAC रडार है, ठीक है, लगा किधर है, किधर लगा हुआ है, घर में रखा हुआ है, लेबोरेटरी में रखा हुआ है, लगा हुआ तो कहीं भी नहीं है ना। ऐसा तो हमने भी बनाया हुआ, हम भी कहते हैं हमने भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। तो कहने की बात है। फिर इसी तरह बिला वजह अब उस दिन आप देख रहे होंगे आर्टिकल एक चल रहे थे जी कि इंडिया ने जो है ना BVR बनाया 350 किलोमीटर रेंज है। 350 किलोमीटर क्या मतलब, वो हाथ से पढ़ के लेके जाना पड़ता है उसको, किस तरह 350 किलोमीटर वो चला जाता है। और 350 किलोमीटर उसका नो एस्केप जोन है। अमेरिका और US चाइना के पास भी इतने लॉन्ग रेंज के नो एस्केप जोन के मिसाइल नहीं है, इनके पास हैं। भाई इतना तुम्हारे पास सब कुछ है तो अमेरिका को बेच ही दो सब चीजें, ताकि उनका ही कोई फायदा हो जाए, तुम्हारा तो अलाई है। तो कहने की बातें हैं कि ये इनकी आदत है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रन करने की, चाहे वो थंडर के बारे में हो, चाहे वो खालिद के बारे में हो, या हमारे किसी भी इक्विपमेंट के बारे में हो। ये चाइना से इनकी चूंकि नहीं बनती है तो उसके बारे में इनका है, बाकी इनकी अपनी सब चीजें ठीक हैं। अपनी चीजों की ये हालत है कि अर्जुन इतना भारी कर दिया, इतना भारी कर दिया कि वो बेचारा चल ही नहीं सकता, इतना उस पर वजन लादा है इन्होंने। तो कहने की बात है कि इनकी आदत है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करने की, तो ये करते रहेंगे। ओवर टू हैदर, थैंक यू। यार मैं भी जो है इसी चीज को लेकर कोट करूंगा कि रिसेंटली जब हमने जो है PL-10E का जो है मतलब पिक्चर देखी ना, तो उससे वेरी नेक्स्ट डे जो है इन्होंने जो है एक शोशा छोड़ दिया था कि हमने पाइथन 5 जो है ना वो टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो वो पिक्चर पुरानी ही शेयर कर दी थी इन्होंने। फिर उसके बाद एक चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वर्कर्स फाई कर रहे थे, एक जगह पर पानी जमा हो गया, इन्होंने उसको जो है डिस इन्फॉर्मेशन जो है कैरी की कि वो जो है चाइनीज कैरियर जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर वो वहां से ब्रेक डाउन हो गया। तो इस चीज को लेके ये रन करते रहते हैं। फिर उत्तम ईसा की आपने बात की, उसके जो है 825 या 824 जो है वो TRMs हैं, और उसको ये कह रहे होते हैं कि मतलब कि J-20 के रडार से सुपीरियर है और राफेल के रडार से सुपीरियर है। आई डोंट नो हाउ ये किस तरह से कैलकुलेट करके ये चीजें जो है ये कह देते हैं। खैर अभी तक जो है वो एक उत्तम ऐसा जो है वो इनका जो काबू नहीं आ रहा। फिर इनका एक कावेरी इंजन भी है, उसको भी बनाने में लगे हुए हैं, मुद्दतें हो गई हैं, लेकिन वो जो है जो भी नया फाइटर परचेज करने भी जाते हैं या तेजस को जब भी डिस्कस करते हैं यही कहते हैं कि हम यही इंजन लेके आएंगे। खैर मुझे लगता है तेजस की तरह वो भी जो है इंजन कभी भी नहीं आएगा। और रेस्ट जो है आपने बड़ी अच्छी तरह से बात को जो है मतलब कि कंप्लीट किया है डिसइंफॉर्मेशन वाली को, और मैं उसी के साथ स्टिक करूंगा। ठीक है, ओवर टू यू ब्लैकबर्ड। नो ब्लैकबर्ड बिफोर यू, मैं एक बात ऐड कर दूं, अगर हमारे स्पीकर्स अलाउ करते हैं तो हम सिर्फ 5 मिनट के लिए क्या बांग्लादेश एयरफोर्स के फाइटर प्रोग्राम को हम थोड़ा सा एवेल्युएट और थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन तरीके के साथ, मतलब लाइक हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर हमारे स्पीकर्स इजाजत दें, ओनली फॉर 5 मिनट्स। ओके ओके, गो अहेड यार। दरिया, डू यू कॉपी और डू यू गिव परमिशन? Yeah, please go ahead, bro. ओके ओके ओके। हमने बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट प्लान को। अब तो अफगानिस्तान से अमेरिका भी चला गया है, लेकिन जहाज नहीं आ रहे उनके। सोर्सेज हमें रिपोर्ट कर रही हैं कि बांग्लादेश ने F-16 पहले रिजेक्ट किए, ठीक है, उसके बाद F-15 रिजेक्ट किए, F-18 भी रिजेक्ट कर दिए, और ये कहते हैं पता नहीं अब शायद क्योंकि MiG-35 तो कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है, और इसके बाद उन्होंने Su-30 भी रिजेक्ट कर दिया है, और जो मुझे नजर आ रहा है उन्होंने J-10 भी रिजेक्ट किया, क्योंकि वो चाइनीज सामानों का तो बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने J-10 भी रिजेक्ट ही करना है ऑब्वियसली, और वैसे उन्होंने कर भी दिया है। तो दरिया थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि इस वक्त वो क्या चीज़ जो है मतलब इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं जो उनकी एयरफोर्स में इंटीग्रेट हो जाए। ब्रो, जब भी कोई कंट्री कोई वेपन सिस्टम्स प्रोक्योर करता है, कोई भी चीज अपने मिलिट्री के लिए कोई
एडवांस हार्डवेयर जब भी प्रोक्योर करता है तो उस वक्त उस कंट्री की एक जियोपॉलिटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उस कंट्री की एक डिप्लोमेटिक लेवल पे वो कंट्री दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए उसका किरदार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर आप म्यांमार को देखें तो म्यांमार के पास नेवी तो है, उनकी कोस्ट लाइन भी है उनके पास, बट दे डिड नॉट हैव एनी क्रेडिबल एंटी शिप वेपन्स। तो उन्होंने JF-17 प्रोक्योर किए हैं जो कि उनको मैरीटाइम डोमेन के अंदर एक अच्छा खासा एज प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट एनी एग्रेसर। वेयर वी टॉक ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की नेवी ने रिसेंटली सबमरीन्स प्रोक्योर की हैं और वो लोग अपने सरफेस फ्लीट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बांग्लादेश फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट्स, तो अब बांग्लादेश एयरफोर्स करंटली MiG-29 और F-7s ऑपरेट कर रही है। They both are third generation aircraft. F-7BG Bangladesh Air Force use कर रही है. BGs are capable of delivering limited amount of guided munitions as well. F-7BGs laser guided bombs deliver कर सकते हैं. But as we all know कि उसके ऊपर उनके पास BVR capability नहीं है. MiG-29 के ऊपर उनके पास BVR capability है, but again that is the semi-active radar homing missiles जो कि आज के modern air warfare के अंदर रेलेवेंट नहीं रही। और इंडियन एयरफोर्स का जो फ्लैंकर फ्लीट है वो भी मोस्टली इवन MiG-29 वो भी मोस्टली अभी तक आपके सेमी एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, लाइक R-27 वगैरह। बट अब बांग्लादेश के बारे में जहाँ तक बात है, तो बांग्लादेश के बारे में अब एंटाई ने जैसे कोट किया कि प्रीवियसली वो लोग F-16 देख रहे थे, और जब स्पेशली बांग्लादेश एयरफोर्स ने C-130Js जब बांग्लादेश एयरफोर्स ने प्रोक्योर किए, ऑल दो सेकेंड हैंड, तो उस वक्त हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे देखने के लिए कि बांग्लादेश एयरफोर्स के अंदर अब फाइनली कौन सा वेस्टर्न प्लेटफॉर्म आता है। बट जब बांग्लादेश अपने एंड से जब वो चीज़ों को ये आपकी नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना, जब आप दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जैजरेट करने की कोशिश करें एंड एट द एंड आप वो चीज़ ना कर सकें, सो यू हैव टू सेव योर बैक। तो उसलिए भाई बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं वो आपके साथ बिना वजह की बहस में पड़ेंगे कि जी इस फाइटर के अंदर ये प्रॉब्लम था, इस फाइटर के अंदर ये प्रॉब्लम था। अब बांग्लादेश का हमें देखना ये है कि बांग्लादेश किसके साथ काम करना चाहता है। आइदर ये चाइना के साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस में हमारे साथ रहना चाहता है रीजन में, या फिर ये इंडिया के कैंप को ज्वाइन करना चाहता है। वेयर एज बांग्लादेश के अंदर भी दो ओपिनियंस हमें बेसिकली सुनने को मिलते हैं। एक जो उनका करंट गवर्नमेंट का एक ओपिनियन है, वो भी अनफॉर्चुनेटली एंटी पाकिस्तान मंजन बेचकर ही पावर में रहते हैं। बट उनकी जो आवाम है वो बहुत हद तक समझदार है, उनको नफ़े घाटे का एक अच्छा उनको आइडिया है और वो हमारी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखना ये है कि बांग्लादेश एज अ कंट्री अपने आप को किसके साथ अलाइन करता है। वो जिस भी ब्लॉक के साथ खुद को अलाइन करेगा तो उस ब्लॉक के जो भी आपके मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो हमें बांग्लादेश एयरफोर्स में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू दरिया, आपने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, बड़ा कॉम्पैक्ट जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एयरबोर्ड भी बताएं कि एयरबोर्ड आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स फाइनली कौन सा जहाज़ खरीदेगी? क्योंकि सिंस मैं तो 8-9 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ और 8-9 साल में मैंने सिर्फ यही देखा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने किसी रीज़न की वजह से किसी जहाज़ को मतलब लाइक सेलेक्ट नहीं किया। अगर हम F-16 की बात करें तो बांग्लादेश की ये क्लेम है कि F-16 एक ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट और बांग्लादेश सिंस एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है तो वो जो है वो उस चीज़ को लेना नहीं चाहते। इसी तरह सिमिलरली मैंने F-15 के बारे में भी उनके कुछ फोरम से देखा कि F-15 भी उन्होंने इस बात पे रिजेक्ट कर दिया कि सही शक्ल नहीं है शायद इसकी। इसी तरह फिर मैंने ये कहते हैं देखा कि F-18 भी रिसेंटली उन्होंने रिजेक्ट किया है इस बुनियाद के ऊपर कि ये भी आगे जाके जो है ना फ्यूचर उनको नहीं नज़र आ रहा। तो ये बात कहाँ तक सच है रोबोट के बांग्लादेश जो है वो EFT या रफेल के लिए जा रहा है, ये ज़रा थोड़ा साफ करें। इसमें कोई सच्चाई नहीं है मेरे ख़्याल में। जहाँ तक मैंने देखा है कि बांग्लादेश के दरअसल जो उनकी डिफेंस साइड से जो भी कंटेंट आता है ना, वो 2-3 स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं और वो दरअसल इफ़ यू अंडरस्टैंड बांग्लादेश तो आपको पता होगा बांग्लादेश में सोशियो इकोनॉमिकली 2 डिस्टिंक्ट फैक्शंस हैं। एक वो ग्रुप है जो इट इज़ वेरी ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया को इतना मतलब कि दे डोंट थिंक दैट इंडिया एंड द वेस्ट शुड बी देयर एलाइज एंड आर नॉट देयर एलाइज। बाकी जो दूसरा फैक्शन है वो ये समझता है कि जो इंडिया है वो हमारा बड़ा कोई बेस्ट फ्रेंड बिग ब्रदर टाइप रिलेशनशिप रखना चाहते हैं वो।
बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, बिग ब्रदर वुड बी मोर एप्ट, उस टाइप की रिलेशनशिप रखना चाहते हैं विद इंडिया। बाकी जो बात है उनके प्रोक्योरमेंट की, दे सिंपली डोंट हैव द मनी फॉर इट। यूरोफाइटर टाइफून एक, और वो बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इन एक दो जो बांग्लादेशी ओसन स्लैश डिफेंस ग्रुप्स हैं, इनसे ये बात आई थी। ये यूरोफाइटर टाइफून की भी बात कर चुकी हैं, F-18 की भी बात कर चुकी हैं, ये F-16 की बात कर चुकी हैं, J-10C की बात कर चुकी हैं। इनको प्रोवोक करने के बगैर इन्होंने एक लिटरली एक 3 पेजेस का पोस्ट निकाला था अगेंस्ट द JF-17, ठीक है? तो और ये बात ये कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से कि हम ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। फिर उनकी गवर्नमेंट ने बांग्लादेश फोर्सेस 2030 का एक वाइट पेपर टाइप सी चीज़ निकाली, उसमें भी कोई मेंशन नहीं है। उसमें मेंशन है कि हम उन्होंने लेने हैं 4th जनरेशन मॉडर्न फाइटर्स, लेकिन फिर वो पहले लेके आए बात कि हमने वेस्टर्न फाइटर्स लेने हैं। फिर यूरोफाइटर टाइफून को उन्होंने वो कह दिया, यूरोफाइटर टाइफून जैसे जहाज़ को उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश एयरफोर्स जो F-7 BGs ऑपरेट करती है, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट आई थिंक उन्होंने पैसों के लिए वजह से किया होगा, दैट दे डोंट हैव इनफ फंड्स फॉर इट। तो बात ये है कि मेरी बात हुई थी एक दफ़ा इन वन ऑफ द persons involved in one of these groups on the Bangladeshi side. तो मैंने उनको कहा कि भाई आप देखें, JF-17 would be the best option for you. It is low cost है, it is cheap to maintain, it provides the capabilities that would allow you to challenge any of your neighbors, India or Burma, Myanmar. तो उनको तो वो उसमें वही बात फिर वही आ जाती है कि उनका जो 2-3 ही प्रीएमिनेंट उनके डिफेंस पब्लिकेशंस हैं, और वो तीनों उस फैक्शन में है कि समहाउ दे थिंक दैट 2021 इक्वल्स टू 1971, और पाकिस्तान इज स्टिल देयर एनिमी, और इंडिया इज देयर सेवियर। तो इनको लग पता जाएगा जब इंडिया इनको असल शक्ल दिखाएगा। और इन द पास्ट 3 years इसलिए a lot of people in Bangladesh are against India बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न कि उन्होंने जो मुसलमानों के साथ की है। ये टाइट टर्न हो रही है, इट वुड इवेंचुअली, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर अगले 3 साल में बांग्लादेश एयरफोर्स ने वेस्टर्न को छोड़ दें, उन्होंने F-7 भी और ले लिए ना, उन्होंने MiG-21s भी इंडिया से ले लिए, तो मेरा नाम बदल देना, दे डोंट हैव द मनी फॉर इट। और इवन इफ नहीं दे तो डिड, नहीं तो एयरबोर्ड इसमें तो क्या कहते हैं फिर, इसका मतलब है कि मतलब जो आप बात करें इसका मतलब है कि जो उनका 2030 गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। वो शिप्स ले रहे हैं बांग्लादेश में उनकी जो जिस तरह पाकिस्तान में एक कंसेप्शन है ना कि आर्मी जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस बजट यूज़ करती है, तो इन बांग्लादेश इट्स द नेवी। अब वो चाइना से फ्रिगेट्स मंगवा रहे हैं और इस तरह की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एक्वायर कर रहे हैं। अ, बांग्लादेश वो कहते तो हैं हमारा जीडीपी है, तो वो तो हम हाईएस्ट इकोनॉमिक ये वो, बट दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट in their defense acquisitions. They do not have the money for a sizable fleet, क्योंकि obviously जब आप fighters लेते हैं तो fighters वो लेंगे, वो नए platforms होंगे। अब वो एक squadron तो नहीं ले सकते ना, they have to procure at least 2 squadrons, 24 aircraft, and they do not have the money for 24 Eurofighter Typhoons, 24 F-18s, 24 F-16s के लिए उनके पास वो इवन अगर used F-16 लें, they do not have the money for it. तो the only thing, अगर मैं बांग्लादेश एयरफोर्स में होता, I would say कि the JF-17 is the best option available to them, but आयोनिक सी बात है, जो बांग्लादेशी डिफेंस कम्युनिटी है, एटलीस्ट ऑन ट्विटर और फेसबुक, जो उनकी पब्लिक डिफेंस कम्युनिटी है, वो इट इज़ वेरी एंटी पाकिस्तान, वेरी प्रो इंडिया। एंड वो बस फिर वो 3-4 साल बाद जब उनकी एयरफोर्स अभी तक F-7 BGs और पुराने MiG-29 चला रही होंगी, तब इवेंचुअली आई होप दे विल अंडरस्टैंड, एंड स्टिल पाकिस्तान एज अ गुड ब्रदर, एज अ ब्रदरली मुस्लिम नेशन
अगर वो अप्लाई करते हैं फॉर JF-17 थंडर, वी वुड बी हैप्पी टू गिव देम। एग्जैक्टली एरोबोट। नो वी शुड नहीं नो, नॉट। एक सेकंड हैदर, देना एक चाहिए। सेकंड, मैं इसमें एक बात ऐड कर देता हूँ कि अब मुझे लगता है मेरे एनालिसिस में, और शायद हैदर के भी और दरिया के भी एनालिसिस में यही हो, कि सिंस म्यांमार ने JF-17 थंडर ले ली हैं, तो आई डोंट सी JF-17 थंडर इन द बांग्लादेश एयरफोर्स। ऑल आई कैन सी राइट नाउ, जिसको मैं अगर मतलब मैं 100x ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मुझे ये नजर आता है कि शायद किसी मौके के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और उनको किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा, या तो वेस्ट या फिर ईस्ट। ईस्ट क्या है? चाइना रशिया ब्लॉक है, और जो वेस्ट है वो यूएस और यूरोप वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर वो चाइनीज ब्लॉक की तरफ आते हैं, जिसके आसार हमें नजर आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा है दे कुड बी ऑप्टिंग इन फ्यूचर, डिस्पाइट वो जितना मर्जी कहते रहे कि चाइनीज माल अच्छा नहीं होता या उसको मॉक करते रहे, मुझे ये नजर आता है कि शायद किसी मौके पे वो J-10C की तरफ जाएं। मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, देखें इकोनॉमी के ऊपर वो बहुत बात करते हैं कि हमारा GDP बहुत हाई है, बट ये जो एयरफोर्स वगैरह होती है ना, कोई भी फोर्सेज होती हैं, ये ईयर्स लगते हैं इनको बिल्ड करने में, ठीक है। ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपको एकदम से पैसे है और आपने दुकानदार को पैसे पकड़े और कहा जी मुझे जहाज दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वही कतर वाला हिसाब हो जाएगा। एग्जैक्टली तो नहीं, देखें कतर या जो हमारी ये स्टेट्स हैं, ये वाली कतर हो गया, कुवैत हो गया, इनके पास जो पैसा है ना वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ये हमेशा से अपनी मिलिट्रीज को आर्म करते हैं। इनके पास एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस तो है कि ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ठीक है, एवेल्युएट कैसे करते हैं। बांग्लादेश के पास ऑन दी अदर साइड ये एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। और जो हम ये न्यूज सुनते रहते हैं कि बांग्लादेश ने F-16 को रिजेक्ट कर दिया, F-15 को रिजेक्ट कर दिया, F-18 को रिजेक्ट कर दिया, मुझे इसमें पर्सनली मोर ऑफ लाइक ये नजर आता है कि ये सिर्फ टू कीप देयर पब्लिक इंटैक्ट, ठीक है, मतलब पब्लिक को कुछ ना कुछ सर्व करते रहें। क्योंकि देखें अगर आप F-15 को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो सऊदी अरब की एयरफोर्स जो F-15SA यूज कर रही है, जो कतर की एयरफोर्स जो F-15QA यूज कर रही है, दे आर द मोस्ट मॉडर्न F-15 अवेलेबल ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। इवन दे आर मोर मॉडर्न इन द F-15 US यूजर्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं। मैं एक आखिरी बात इसमें ऐड कर दूं कि देखें जो मुझे लगता है पर्सनली, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जो मैंने स्टडी किया है, मुझे लगता है कि इनके अंदर करप्शन और मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। जो मेन रीजन है कि बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो शाहीन क्लब बन गई है, ठीक है। वो मतलब लाइक आप देखें अगर आप इनके म्यांमार से कंपैरिजन करें, जो कि देखें म्यांमार ना बांग्लादेश की शॉर्ट टर्म थ्रेट है। शॉर्ट टर्म थ्रेट क्यों है? कि उनको उनसे टेरिटोरियल थ्रेट नहीं है। टेरिटोरियल थ्रेट जो उनको है वो इंडिया से है, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में दे आर नो वेयर, ठीक है। और इवन वो म्यांमार एयरफोर्स के मुकाबले में भी नहीं है। उसकी मैं रीजन सिंपल आपको बता देता हूँ। म्यांमार ऑपरेट्स JF-17 थंडर, ठीक है, और वो ब्लॉक 2 ऑपरेट कर रहे हैं और ब्रावो भी ऑपरेट कर रहे हैं, विच आर much more capable than whatever Bangladesh Air Force has right now. And then they have Su-30 MKI or Su-30 I think so, yeah Su-30 MKI is Indian version, Su-30 वो ले रहे हैं I think so SU। तो पॉइंट ये है कि जो मेरा एक एनालिसिस है वो ये है कि म्यांमार के मुकाबले में भी इस वक्त इनकी एयरफोर्स स्टैंड नहीं करती, अगर हम उसको एनालाइज करें। तो जरूरत इस बात की है कि बजाय मतलब लाइक के सपने देखें, ख्वाब देखें आप इस चीज़ के कि आप जो है ना वो रैप्टर को और F-35 को रिजेक्ट कर रहे हैं, कम बैक टू द रियलिटी, ठीक है। और एक अच्छा डिसेंट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट आप लें, जो कि मेरे हिसाब में, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है पॉसिबल, वो J-10 हो सकते हैं। क्योंकि इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि चाइना हैज़ टू बांग्लादेश हैज़ टू ज्वाइन एनी कैंप, ठीक है। या तो वेस्ट का कैंप ज्वाइन करेगा या ईस्ट का कैंप ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश की फिलहाल पॉलिसी है ना वो ये न्यूट्रल की पॉलिसी उनकी कामयाब नहीं हो सकती आफ्टर सीइंग दिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सो PS इनके पास नहीं है पैसे J-10C के लेने के लिए। ये अगर 12 J-10C लेना चाहते हैं तो ले लें। अब 12 J-10C से ये जो कर सकते हैं, करना चाहें, उससे वो 6 ईस्टर्न बॉर्डर पे लगा दें, 6 वेस्टर्न बॉर्डर पे लगा दें, यही कर सकते हैं। 12 से ज़्यादा J-10C इनके पास नहीं है और पैसे। 12 का भी मतलब ये हुआ, मेरा ख्याल है कि 12 में से एक वक्त में ऑपरेशनल तो 8 या 9 ही होंगे, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि J-10C का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सिंगल इंजन का अमूमन अवेलेबिलिटी रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। मतलब अवेलेबिलिटी रेट का मतलब ये जिनको नहीं पता कि वो एयरक्राफ्ट उस मौके पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 12 लेते हैं तो एक वक्त में नॉट मोर देन 9 अवेलेबल होंगे एक वक्त के अंदर, ठीक है। तो देन अगेन वो म्यांमार की क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा है, ठीक है, जो उनके पास है।
तो बांग्लादेश को ये ज़रूर देखना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में सोचना चाहिए। और ये कहते हैं मैं तो हमेशा लास्ट टाइम भी हमने कोशिश की थी कि वो हमारे साथ आएँ, स्पेस करें और अपने प्रोक्योरमेंट प्लान को डिस्कस करें। मेरा ख्याल उन्होंने नहीं किया, वो नहीं आए हमारे साथ, हमने पहले भी डिस्कस किया था। हम डिफेंस ग्रुप हैं, ठीक है, हमारा काम है कि रीजनल पावर्स को या ओवरऑल जो पावर्स हैं और जो एयर फोर्सेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये दुआएं हैं कि वो बांग्लादेश एयर फोर्स को शाहीन क्लब से उठा के कोई एयर फोर्स बनाएं, ताकि हमें या उनको एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आए। क्योंकि देखें, जो मॉडर्न डे कॉम्बैट है या मॉडर्न डे वॉर है, इट रिलाइज हैविली ऑन योर एयर पावर, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव द एयर पावर, यू कांट हैव द एज ओवर योर एनिमी और एनी एग्रेसर, ठीक है। तो ये इसका मकसद था, उसको डिस्कस करने का। और लास्ट में मैं एक बात ऐड करूंगा बिफोर मैं सबसे सारे स्पीकर से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूँ ओवरऑल स्पेस के ऊपर। वो ये कहूँगा कि देखें, जब भी आपको कोई डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नजर आती है अगेंस्ट एनीथिंग पाकिस्तान प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स और व्हाटएवर, you must contact with the credible people which represent Pakistan's point of view, ठीक है। credible के अंदर बहुत से लोग हैं। मैं किसी दिन इस तरह करूंगा कि पीएसए तक ट्वीट भी कर दूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि कौन से लोग हैं जिनसे आप लोग पूछ सकते हैं कि यार ये ऐसा है तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं अभी स्पेस में भी नाम ले देता हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं दरिया से, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हैदर से, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और अगर हमारे इनबॉक्स में आप नहीं अप्रोच कर सकते तो आप हमें कमेंट कर दें। आप पेंदर जगह यहाँ मौजूद हैं, उनको बता दें। आप क्या कहते हैं एरोबोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एस ऑफ पीएफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। अहमद इब्राहिम ट्विटर के ऊपर है, उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बता सकेंगे कि क्या चीज़ किस तरह होनी है। सोहेल भाई अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी थे, उनसे आप करें। वलीद अवेलेबल है यहाँ पे, वलीद के पास भी बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है, क्रेडिबल बात करते हैं बेस्ड ऑन द नॉलेज। तो ये लोग होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ पे ख्वाजा अवैस मैं देख रहा हूँ, वो भी मैं उनको जानता तो नहीं, इस तरह नहीं हूँ, लेकिन उनकी भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, होती है यूजुअली। तो आप उन लोगों से जो है वो कांटेक्ट करके आप अपनी उस जो एम्बिग्विटी है या जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह अजीज हम स्पेस करते रहेंगे। आज की स्पेस थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि वो बांग्लादेश को हम थोड़ा सा हमने का डिस्कस कर लें, तो हम डिस्कस किया। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम हैदर, दरिया एंड एरोबोर्ड, एंड देन वी विल सम अप दिस सेशन। आई थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। हैदर, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। या मैं जो है इस पे कंक्लूड करूंगा कि वट एवर योर कंट्री है, वो आपके मुल्क के पास जो भी है, जिस तरह से आपका डिफेंस कर रहे हैं, बी थैंकफुल टू देम, बी थैंकफुल टू गॉड, और व्हेन एवर अ टाइम कम्स पीएफ विल गिव अ ब्लडी नोज टू इट्स एनिमी, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दरिया, आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। या थैंक यू सो मच। लास्ट पे बस डीके से क्वेश्चन करूंगा, बिल्कुल लास्ट पे, ठीक है, उसका जवाब हम बाद में ले लेंगे, वो मुझसे सुन लेना बाद में। Okay, bro, sure. So, bro, my closing remarks are कि JF-17 प्रोजेक्ट अपनी एक प्रोजेक्टेड टाइमलाइन को मीट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमें इंशाल्लाह इसमें एक कामयाबी हो, क्योंकि ये हमारे मुल्क की कामयाबी है। एंड बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हम इस चीज़ का डायरेक्ट क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। सो यस, आज बल्कि कल 2 दिन से मेरी एंटायर से बात हो रही थी रिगार्डिंग द फतह-1 रॉकेट, जिसका रिसेंटली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने एक्सपेरिमेंटल फायर किया है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल परसों या कभी जैसे टाइम मिला तो उसके ऊपर एक डिटेल स्पेस कर लेंगे रिगार्डिंग दी आर्टिलरी सिस्टम्स। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। एरोबोर्ड, आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स ऐड कर दें। जी यार, मैं ये बस कहूँगा कि जो JF-17 थंडर प्रोग्राम है, मेरे ही प्रोफेसर्स थे जब मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वो मेरे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने इसकी पहली ड्राइंग्स बनाई थी, और हम इसको फॉलो कर रहे हैं सिंस 2007 ही इज नॉट 2008 ऑडिबल नाउ। पहली। एम आई नॉट ऑडिबल? यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। अच्छा, तो हम इसको फॉलो कर रहे ब्लैकबर्ड, हैं कैन यू फ्रॉम। हियर मी? Yes, I can hear हेलो। you. अच्छा, हैदर तो भाई, हम स्पेस की वजह से ना आपको एयरबोर्ड की आवाज नहीं आ रही होगी, बट यू आर ऑडिबल। एयरबोर्ड प्लीज कंटिन्यू। अच्छा
तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम जब पहला इसकी मेडन फ्लाइट हुई, और इसके ऊपर मुझे याद है जब इसके थंडर के ऊपर रिफ्यूलिंग प्रोब लगा था, फिर जब पहली दफ़ा हमें मिसाइल की पिक्चर मिली कि इसके ऊपर ST-10 मिला है, तो वहाँ से शुरू हो के हम आज जब ब्लॉक 3 की लेटेस्ट पिक्चर देखी है तो बंदा इंतहाई मतलब वी शुड ऑल बी प्राउड कि हमारी एयर फोर्स ने इतना मतलब कॉम्पिटेंट जहाज़ बनाया है, और इट्स दी ओनली एयर फोर्स जिसने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपना जहाज़ खुद बनाया है। और आई मीन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द नेशन। और ये दरिया भाई ने मेंशन किया था फतह के बारे में, उसके लिए बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस है वो इंटायरली कोग्निसेंट है। हर एक चीज़ जो हमारे एनिमीज़ कैपेबिलिटी नहीं लाते हैं इन द बैटल फील्ड, इन द टैक्टिकल प्लान्स, हर एक वेपन सिस्टम, एवरी सिंगल थिंग, उस सब का तोड़ जब वो लाते हैं उसके उसके थोड़े से टाइम बाद हमारी आर्म फोर्सेस ले आते हैं। और इसी के ऊपर मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि फतह 1 जो है वो इट डिनाइज द एनिमी द कैपेबिलिटी कि वो 140 किलोमीटर्स हमारी बॉर्डर के अंदर अपने हाई वैल्यू एसेट्स लें। तो ये जो S-400 है उसकी जो रेंज है वो परसों जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट की वजह से उसकी रेंज 140 किलोमीटर्स कम हो गई है। तो एवरी सिंगल कैपेबिलिटी दैट दे ब्रिंग, राफेल की आप बात कर दें, उसकी कैपेबिलिटी जो दो उसमें मेजर चीज़ें हैं जो थ्रेट पोज करती हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और उसकी एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर है, और उन दोनों का जो तोड़ है वो आ चुका है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में। तो आई विल एंड माय एंडिंग रिमार्क्स। थैंक यू एरोबोर्ड। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में ये थोड़ा सा मतलब मैं उसको ओवरऑल सम अप कर देता हूँ और एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि सबसे पहले तो बिल्कुल जिस तरह सबने कहा ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, ठीक है, कि हमने एक स्क्रैच से चीज़ बनाई और उस नेशन ने बनाई जिसको कोई जहाज़ देने को तैयार नहीं था, ठीक है। हमने उसको स्क्रैच से बिल्ड किया, अपना रिजॉल्व शो किया, और आज हम इम्पोर्टर थे एक ज़माने में और आज हम एक्सपोर्टर हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के, ठीक है। और हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे एविएशन से रिलेटेड, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ इस वक्त, दे आर राइट ऑन टाइम, राइट ऑन ट्रैक। लेकिन यहाँ मैं एक आपको DGISPR की कोटेशन कोड करूँगा, उनकी एक सेंटेंस कोड करूँगा कि जब भी अल्लाह ताला आपको कैपेबिलिटी देता है तो साथ आपको शुक्र करना चाहिए। इसीलिए हमने आज ट्वीट भी की थी कि सारी कौम शुक्र अदा करे, खुदा के सामने सजदे में जाए, क्योंकि देखें खुदा, क्योंकि हम कुछ नहीं है, ठीक है, इंसान कुछ नहीं कर सकता, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, और कामयाबी वो अता करता है, ठीक है। हमें जो भी कामयाबी मिली, चाहे वो किसी वेपन से रिलेटेड हो, चाहे कोई डिप्लोमेटिक विन हो, चाहे किसी और जगह से विन हो, वो खुदा की दी हुई होती है, ठीक है। तो प्राउड बिल्कुल हो, लेकिन इस बात को दिमाग में रखें कि जो इज्जत दी है वो अल्लाह ने दी है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। हाँ, अल्लाह के दिए हुए जहन से हमने मेहनत की, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपनी जो अचीवमेंट है वो उसी को ओ करते हैं, ठीक है, वो उसी की वजह से, उसी की ज़ात की वजह से है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप मतलब चेस्ट थम्बिंग करें या फ़ख्र महसूस करें तो शुक्र का एलिमेंट उसमें लाजमी रखें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का एक्ट उसमें लाजमी रखें, रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का एक्ट उसमें लाजमी रखें। आज अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि हमने स्क्रैच से एक चीज़ बिल्ड की और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने उसको ब्लॉक 3 तक लेके चले गए हैं और आगे भी जाएगा इंशाल्लाह, और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दुनिया की बड़ी सी बड़ी कौमें जहाज एक्सपोर्ट नहीं कर पाती, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 कंट्रीज को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन फ़ख्र के साथ साथ जिस तरह के DGISPR ने भी कहा और हमारा मज़हब भी हमें कहता है कि जब कोई तुम्हें क्या कहते हैं कामयाबी हासिल होती है तो वो बेसिकली अल्लाह ताला की वजह से होती है, ठीक है। अल्लाह ताला आप पे रहम करता है, करम फरमाता है, अपना फजल फरमाता है, तो वो आपको मिलती है। तो हमेशा याद रखें कि फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। मैं हमेशा PSF से भी ट्वीट करता हूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ठीक है। उसकी सिंपल एक चीज रीजन ये है कि जिस कौम में यूनिटी आ जाए, उसको अपना गोल पता चल जाए, उसमें डिसिप्लिन आ जाए, उस कौम को कोई बीट नहीं कर सकता। आज अगर हम चाइना को देखते हैं
कि वो तरक्की के ऊपर हैं, तो वो क्यों तरक्की के ऊपर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूनाइटेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हैं चाइनीज़। उनका क्लियर गोल है कि चाइना को एक ग्रेट नेशन बनाना है, ठीक है। और इसके बाद उनमें डिसिप्लिन है। आपको कहीं भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती नजर आती है, आप उस जगह से निकल जाएं, ठीक है। खामोशी इख्तियार करें, हमेशा जोड़ने की बात करें कौम को, ठीक है। क्योंकि देखें, तोड़ना बहुत आसान होता है। आप घर में भी देख लें, ग्लास है, ग्लास को तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ग्लास बनाना बहुत मुश्किल काम है, जोड़ना बहुत मुश्किल है ग्लास को। अगर ये ग्लास मैं तोड़ दूं या आप तोड़ दें, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ना तो बहुत आसान है, ऊपर से ग्रैंड टूट जाएगा। तो हमेशा यूनिटी की बात करें, कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें कि अपनी ज़ात से ऊपर पाकिस्तान को रखें, क्योंकि जब आप अपनी ज़ात से ऊपर पाकिस्तान को रखेंगे तो वो दिन करीब दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दुनिया की उन नेशंस में शामिल होगा जो तरक्की याफ्ता हैं, ठीक है। आखिरी बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि जहां भी आप झगड़ा देखते हैं, फसाद देखते हैं, बजाय उसको फैलाने के, उसको आप कम करने की कोशिश करें। कहीं अगर आग लगी हुई है, उस पर पानी डालें। ट्रोलिंग से, एक दूसरे की ट्रोलिंग से परहेज करें। मोहब्बत का दर्स दें, प्यार का दर्स दें। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है, ठीक है। और आपस के जो डिफरेंसेस हैं, हो सकते हैं, देखें जिस तरह एक भाई आए, उन्होंने कहा कि जी सर आप इतना ज़्यादा जो कह रहे थे कि मतलब लाइक कि हमें पता नहीं है, तो आप हमें बता दिया करें। तो हम हमेशा बता रहे होते हैं, ठीक है। पीएसएफ का प्लेटफॉर्म हो, एस ऑफ पीएफ हो, पाकिस्तान डिफेंस हो, दरिया हो, क्योंकि दरिया ऑब्वियसली काफ़ी प्लेटफॉर्म से इंटरलिंक्ड है, एरो बोर्ड भी हैं। कोशिश करें कि क्रेडिबल सोर्सेज की तरफ जाएं, और यूनिटी, जहाँ पे यूनिटी की बात हो ना, वहाँ सारे जाएं, लाजमी जाएं। जहाँ तफरके की बात हो रही है, आपस में डिवाइड करने की बात हो रही है, एक एक गैंग बना हुआ है, एक एक गैंग बना हुआ है, तो उधर मत जाया करें, ठीक है। और उस गैंग जान, और ना सिर्फ जाया करें, बल्कि उन दोनों को समझाने की कोशिश करें कि हमारा गोल इससे बहुत ऊपर है। घर के मसले घर में सॉल्व किए जा सकते हैं, बाहर बैठ के सॉल्व नहीं किए जा सकते। हमें अगर फॉलो करना है तो अपने मजहब को फॉलो करना है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यूनाइट किया, ठीक है, इस्लाम को फैलाया मोहब्बत से, प्यार से, इस तरह लोगों को प्रीच करें, ठीक है। इमेज बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आखिरी बात सिर्फ इसमें एक और ऐड कर दूं कि देखें, कोरोना के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, इसको जारी रखें, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने आपको एसओपीज बताए हैं उनको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, आपके सारे इदारे, दे आर वर्किंग टायरलेसली कि वो किसी तरीके से इसको करप्ट कर सकें, ठीक है। और जब तक आप नहीं खड़े होंगे, कोई दुनिया की ताकत कोरोना को शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह की मदद भी तभी आपको हासिल होती है जब आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की मदद तभी आती है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ, हर स्पेस में कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ ये बात करता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप से शुरू करें, ठीक है। कोशिश करें, हर जगह कोशिश करें कि आप एसओपीज कोरोना के हवाले से फॉलो करें, वैक्सीनेशन लगवाएं। और मैं एक आखिरी बात इसमें वैक्सीनेशन के हवाले से जो मैं पर्टिकुलर इंफोसिस कर रहा हूँ, कि अगर आपको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गलत इंजेक्शन लगा रही है, जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंजेक्शन के खिलाफ फैल रही है, ठीक है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपके मुल्क से कोरोना करब नहीं होगा ना, खत्म नहीं होगा, तो दुनिया आपसे बिजनेस नहीं करेगी, ठीक है। दुनिया आपसे कारोबार नहीं करेगी। तो इसकी जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें, इसके जीडीपी पे इम्पैक्ट्स को समझने की कोशिश करें। तो अगर आपकी गवर्नमेंट आपको कहती है कि ये फलां एसओपीज हैं, और एसओपीज बहुत आसान है। एसओपीज नंबर 1 ये कि जी आप फटाफट मास्क पहने, हाथ धोएं, और कहते हैं कोशिश करें कि आप जो हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तक अल्लाह ताला ने हमें कोरोना की जो आफत है उससे बहुत बचाया है, आगे भी वो बचाएगा, लेकिन आप पे कोशिश फ़र्ज़ है, ठीक है। कोशिश करते रहें, प्यार मोहब्बत का दर्स देते रहें एक दूसरे को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा कोई मसला भी हो, बैक एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप बैक एंड पे सॉल्व करेंगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। चार चौराहे के अंदर ट्विटर स्पेस में आके, या मतलब आप 600 बंदों में बैठ के मसला डिस्कस करेंगे, कभी सॉल्व नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। हमेशा यूनिटी पे फोकस करें। देखिए, हमारा जो गोल है ना, जो पाकिस्तान को हमने अचीव करवाना है, वो यूनिटी के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यूनाइटेड रहें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, और ये बहुत मशहूर भी है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द स्पेस। और ये कहते हैं सब स्पीकर्स का भी शुक्रिया। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much everyone for your time, and thank you for all the people who asked questions, और बाकी लोग जो सुनते रहे। हम लोग ये आपके लिए सेशन रखते हैं, और लकीली अब इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और इसको हम अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड करेंगे। जो लोग नहीं सुन सके वो उसको हमारे YouTube चैनल पे सुन लें,
और मुझे पता है काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने आंसर नहीं किया उनके क्वेश्चंस को। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, हैदर, दरिया खान, एस ऑफ PAF, पाकिस्तान डिफेंस। आप इन पेजेस वगैरह को और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवालात भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको जवाब दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।